यामिनी आंटी, अगर आपको घर पसंद आ ही गया है तो चलिए हम बाकी की फॉर्मेलिटी पूरी कर लेते हैं। मैंने सेल्स डिपार्टमेंट की पहले ही तैयारी करने को बोल दिया है। सौरभ ने मुस्कुराते हुए कहा। ठीक है, आप पेपर वर्क कंप्लीट करवाइए, यामिनी ने कहा। आप ये घर नहीं ले सकती, इस वक्त एक जानी पहचानी आवाज ने कहा। मैं घर क्यों नहीं ले सकती? यामिनी ने आहान को घूरते हुए कहा। इस घर में कुछ गड़बड़ है, आहान ने हल्के से कहा। गड़बड़? कैसी गड़बड़? यामिनी ने कहा। मैंने और शेखर ने घर को अच्छे से देख लिया है, हमें तो कोई गड़बड़ नजर नहीं आई। फिर तुम किस गड़बड़ की बात कर रहे हो? हाँ? यामिनी ने आहान से सवाल किया। ये घर फिर से रेनोवेट किया गया है, नया नहीं है ये, आहान ने कहा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, सौरभ ने तुरंत कहा। ब्रदर आहान, आप चाहे जो भी हो, पर आप हमारे घर के बारे में ऐसा नहीं बोल सकते। ये बिल्डिंग स्प्रिंग कॉर्पोरेशन की लेटेस्ट बिल्डिंग है और ये घर बिल्कुल नया है, सौरभ ने आहान को घूरते हुए कहा। तुम्हें इस बात का पूरा यकीन है? आहान ने पूछा। हाँ, मुझे पूरा यकीन है, सौरभ ने कॉन्फिडेंस के साथ कहा। अगर आपको घर नहीं लेना है तो साफ साफ बोल दीजिए, स्प्रिंग कॉर्पोरेशन के बारे में ऐसा बोलने की जरूरत नहीं है। सौरभ को ऐसा बोलते देख यामिनी ने तुरंत मुस्कुराते हुए कहा। सौरभ, आप इसकी बात मत सुनिए, ये घर बहुत अच्छा है और इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम ये आज ही खरीदेंगे। और तुम अपनी जुबान बंद रखो, कुछ भी बोलने की जरूरत नहीं है, समझे? यामिनी ने आहान को घूरते हुए कहा। यामिनी की नजर में आहान बस एक फटीचर और नालायक लड़का था, उसे इन सब की कोई समझ नहीं थी। ब्रदर आहान, मैं भी एक मर्द हूँ, इसलिए समझता हूँ कि आप क्या सोच रहे हैं। आप चाहते हैं कि आपकी बीवी आपके बारे में अच्छा सोचे, इसलिए आप ये सब कर रहे हैं ना। पर इसके लिए प्लीज स्प्रिंग कॉर्पोरेशन का नाम मत खराब कीजिए, सौरभ ने थोड़ा हंसते हुए कहा। सौरभ की नजर में आहान ऐसा इसलिए कर रहा था ताकि उसकी बीवी समझे कि वो यूजलेस नहीं है। ये तो मैं इसलिए कुछ नहीं कह रहा क्योंकि अगर कोई सेल्स मैनेजर होता तो आपको यहाँ से ब्लैक लिस्ट कर देता। ये बात सुनकर शनाया डिसअपॉइंटमेंट में गर्दन हिलाने लगी। वो सोच रही थी कि कैसे लोग आहान को इतना हल्के में ले लेते हैं। शनाया आहान का सच जानती थी, इसलिए डिसअपॉइंट होने के अलावा और कुछ नहीं कर सकती थी। मैनेजर सौरभ, और जितनी बार कह रहे हैं उतनी पोस्ट है आपकी यहाँ? आहान ने उसे ताना मारते हुए पूछा। हाँ बिल्कुल है, आपको कोई प्रॉब्लम है? इस बार सौरभ ने गुस्से में कहा। आप हमें पुराना घर नया बताकर बेच रहे हैं और ऊपर से हमें ब्लैकलिस्ट करने की बात कर रहे हैं। हाँ, इसलिए पूछा बस, आहान ने अफसोस जताते हुए कहा। देखिए, आपको जो बोलना है बोलते रहिए, पर ध्यान रखिएगा कि स्प्रिंग कॉर्पोरेशन के बारे में बार बार ऐसा बोलकर आप बच नहीं सकते हैं, सौरभ ने कहा। सौरभ को गुस्से में आते देख यामिनी के चेहरे पर परेशानी नजर आने लगी। उसने तुरंत कहा, सौरभ गुस्सा मत होइए और आप इसकी बात मत सुनिए, इसके दिमाग में तो कचरा भरा हुआ है। घर लेना है या नहीं वो फैसला हमारा होगा। यामिनी ने सौरभ को खुश करने की कोशिश की। यामिनी आहान से पहले ही नफरत करती थी और अब तो वो और बढ़ गई थी। आहान, क्या ऐसा हो सकता है कि तुमसे देखने में और समझने में कोई गलती हो गई हो? मतलब घर तो बहुत अच्छा लग रहा है, ऐसा नहीं लग रहा कि इसे रेनोवेट किया गया हो, शेखर ने कहा। शेखर बहुत देर से चुप था, पर अब उसे बोलना जरूरी लगा। नहीं पापा, मैं कुछ गलत नहीं बोल रहा हूँ, आप मेरे साथ आइए, आहान ने कहा। ठीक है, चलो, शेखर ने कहा। आहान उन्हें किचन की तरफ लेकर गया। ये देखकर सौरभ के माथे पर पसीना आ गया और वो सोचने लगा, कहीं इसने कुछ दे तो नहीं लिया। इतने अच्छे घर में तुम क्या कमी निकालना चाहते हो? यामिनी ने कहा। वो आगे कुछ और भी बोलना चाहती थी पर चुप हो गई क्योंकि उसने जो देखा वो देखकर वो हैरान हो गई। घर में सच में प्रॉब्लम थी। आहान किचन में दीवार की तरफ इशारा करते हुए खड़ा था। वहां एक क्रैक की वजह से पीछे की सीलन और पूरी दीवार नजर आ रही थी। दीवार थोड़ी पीली पड़ गई थी। इस पर यामिनी ने कुछ नहीं बोला। सौरभ के चेहरे पर अलग सा एक्सप्रेशन था। उसने मन में सोचा, स्टूपिड लोग, एक काम ढंग से नहीं कर पाए। इन्हें बोला था कि अच्छे मटेरियल यूज करना, पर नहीं। यामिनी आंटी, मैं आपको ये बात बताना भूल गया कि ये किचन पहले किसी ने यूज किया है। सौरभ ने बात संभालने की कोशिश की। हाँ, किसने यूज किया? यामिनी ने शौक में पूछा। जिन्होंने इस घर को डिजाइन किया और पेंट किया था, उन वर्कर्स ने, सौरभ ने काम में कहा। इस घर में बहुत सारे काम थे और काम भी लास्ट में शुरू हुआ था,
इसीलिए वर्कर्स को 24 घंटा काम करना पड़ा, तो उनका खाना और रहना इसी घर में था। उन्होंने अपना गैस यूज किया और क्योंकि चिमनी नहीं थी इसलिए दीवार थोड़ी पीली हो गई। सौरभ ने समझाने की कोशिश की। सौरभ के चेहरे पर कोई शिकन नहीं थी, क्योंकि उसने जो भी कहा था वो भरोसा करने लायक बात की। भले ये ऐसा बहुत चीजों पर न होता, पर कुछ जगहों पर तो होता ही था। वैसे भी सौरभ को चिंता नहीं थी, क्योंकि वो जानता था कि इतनी सी बात की वजह से यामिनी ये घर नहीं छोड़ेगी। उस घर में 50% का डिस्काउंट मिल रहा था। वैसे ही घर अगर वो कहीं और लेती तो उसे बहुत महंगा पड़ता। यामिनी घर स्प्रिंग कॉर्पोरेशन में ही लेना चाहती थी, क्योंकि वहाँ घर लेने वालों का रुतबा होता है। यामिनी आंटी, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो मैं आपको दूसरा घर भी दिखा सकता हूँ, पर 50% डिस्काउंट वाला ये आखिरी घर ही है, सौरभ ने कहा। नहीं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं यही कर लूंगी, ये घर बहुत अच्छा है, यामिनी ने कहा। है ठीक है फिर, सौरभ ने कहा और आहान की तरफ देखा। आपका क्या कहना है, क्या आपको कोई प्रॉब्लम है ब्रदर आहान? समझने वाले समझ गए थे कि सौरभ ने आहान को ताना मारा था। सौरभ की जस्टिफिकेशन बहुत अच्छी थी, पर वो सिर्फ यामिनी पर चपचपती थी, आहान पर नहीं। मुझे अभी भी प्रॉब्लम है, आहान ने कहा। सब लोग शांत हो गए। कुछ सेकंड्स बाद यामिनी ने चिल्लाते हुए कहा, तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? ये घर मैं ले रही हूँ, तुम नहीं। अगर तुम्हारे पास इस वक्त कोई बड़ी वजह है ये घर ना लेने की, तब भी तुम चुप रहो। ये मेरा घर परिवार है, समझे? जो मेरा मन करेगा मैं वही करूंगी। यामिनी आहान को सुना रही थी। मॉम, आप नए के नाम पर यूज किया हुआ घर क्यों लेना चाहती हैं? क्या कितना जरूरी है आपको यही घर लेना? शनाया ने मजबूरी में आहान की साइड लेते हुए कहा। वो रोज रोज के इन झगड़ों से परेशान हो चुकी थी। क्या हुआ अगर ये यूज है तो तुम्हें ऐसे घर में रहने में प्रॉब्लम क्या है? यामिनी ने कहा। सौरभ, उसे इग्नोर करो, घर मुझे लेना है और मैं ये घर लूंगी, जो भी फॉर्मेलिटीज है उन्हें पूरा करवाओ, यामिनी ने मुस्कुराते हुए कहा। उसे डर था कि कहीं सौरभ पर गुस्सा ना आ जाए और वो ये घर देने से मना कर बैठ। आंटी, आप फिर से सोचना चाहेंगी? आखिर आहान आपकी फैमिली के मेंबर हैं, तो वो अपनी बात पर इतने अड़े हुए भी है, सौरभ ने कहा। ये कोई नहीं है, आप नहीं जानते ये कितना नालायक है। 3 साल में इसने बस हमारे घर का खाया है, कभी किसी काम को आया नहीं है। अगर मेरी बेटी इसके साथ नहीं रहना चाहती थी और इसकी तरफदारी नहीं करती ना, तो मैं कब से इसे यहाँ से निकाल देती थी, यामिनी ने कहा। बाहर वालों के सामने भी यामिनी आहान के बारे में भला बुरा बोलने से पीछे नहीं हट रही थी। अगर ऐसा है तो चलिए हम सेल्स डिपार्टमेंट में जाते तो पेपर वर्क कंप्लीट कर लेते हैं, सौरभ ने कहा। ओके, यामिनी ने कहा। इतना सब होने के बाद भी यामिनी को लग रहा था कि सौरभ इतनी आसानी से मान जाएगा। उसे लगा था कि उसे सौरभ के सामने बहुत हाथ पैर छूने पड़ेंगे, तब जाकर वो घर देने के लिए मानेगा। यामिनी को वो घर किसी भी कीमत पर चाहिए था। उसे किसी बात से कोई दिक्कत नहीं थी, जब तक रजिस्ट्री पर उसका नाम हो। क्या आप श्योर हैं कि आप मेरी मॉम को ये घर बेचना चाहते हैं? आहान ने कहा। आहान जानता था कि रेनोवेशन के अलावा इस घर में और भी प्रॉब्लम्स थी। सौरभ ने उसके बारे में कुछ नहीं बताया था। सौरभ यामिनी को फंसा रहा था। अगर बात सिर्फ यामिनी की होती तो आहान ऐसे रिएक्ट नहीं करता, पर यह बात शेखर की भी थी। वो शेखर के साथ कुछ भी गलत होते हुए नहीं देख सकता था। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप मुझसे फालतू पंगा लेना चाहते हैं, सौरभ ने कहा। सौरभ आहान की आवाज में धमकी पहचान गया था। मैं तुम्हें लास्ट टाइम पूछ रहा हूं, इस घर में क्या प्रॉब्लम है? आहान ने पूछा। आहान को लगभग अंदाजा था कि इस घर में क्या हुआ है, पर वो श्योर होने के लिए सौरभ से जानना चाहता था। सौरभ ने आहान की बात का जवाब नहीं दिया, बल्कि यामिनी की तरफ मुड़ा और कहा, मुझे नहीं लगता कि आपका दामाद चाहता है कि आप एक घर ले। आहान, यामिनी ने अपने दांत पीसते हुए कहा। चले जाओ यहाँ से, गेट आउट, यामिनी ने कहा। आहान, तुम कहना चाहते हो कि रेनोवेशन के अलावा और भी कोई दिक्कत है? शेखर ने कंफ्यूज होते हुए पूछा। उसे आहान की बात पर भरोसा था, क्योंकि वो जानता था कि आहान कुछ भी ऐसा नहीं बोलेगा। उसकी इस बात के पीछे जरूर कोई कारण होगा। पापा, इस घर में किसी की मौत हुई है, शायद मर्डर की वजह से है, आहान ने कहा। अचानक पूरा माहौल शांत हो गया। सब बिल्कुल चौंक गए थे। सौरभ का चेहरा बिल्कुल फीका पड़ गया था। अगर इस घर में किसी की मौत हुई है तो फिर यह मामला सीरियस हो सकता है, शेखर ने अपने मन में सोचा।
50% दूर की बात है, ये घर फ्री में भी नहीं लेता मैं। आहान, तुम जो भी कह रहे हो क्या वो सच है? शेखर ने पूछा। वो जानता था कि आहान ऐसी बात से मजाक नहीं करेगा, पर उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसे इस बात का पता कैसे चला। मैं सच कह रहा हूं, आहान ने कहा। तुम्हें कैसे पता? शेखर ने पूछा। घर रिनोवेट हुआ था ये जानना आसान था, पर यहाँ किसी की मौत हुई है, उसे ये कैसे पता चला था? कहीं उसने कोई खून के धब्बे देखे थे क्या? पापा, आपको अभी पता चल जाएगा, आहान ने मुस्कुराते हुए शेखर से कहा। दरअसल आहान को भी पक्का भरोसा नहीं था कि वहां क्या हुआ था। उसने सौरभ से सच जानने के लिए तुक्का मारा था। घर के आसपास की माहौल को देखकर उसे ऐसा शक हुआ था, पर अब सौरभ का चेहरा देखकर उसे ऐसा विश्वास हो गया था कि कुछ बात तो थी। मैनेजर सौरभ, आप कुछ कहना चाहेंगे इस बारे में? आहान ने पूछा। यहाँ क्या चल रहा है? सौरभ थोड़ा घबराया हुआ था, फिर भी उसने कॉन्फिडेंस के साथ कहा। आहान, मैं तुम्हें वार्न कर रहा हूं, अगर तुम ऐसे ही बोलते रहे तो फिर मैं तुम्हारे साथ कुछ ऐसा करूंगा जिसके जिम्मेदार तुम खुद होगे। हमारा घर यहाँ का बेस्ट घर है, यहाँ इंसान तो क्या किसी मक्खी तक की मौत नहीं हुई है। सौरभ ने कहा। अगर तुम ऐसी बकवास करते रहे तो स्प्रिंग कॉर्पोरेशन की क्या इज्जत रह जाएगी? सौरभ परेशान होकर कह रहा था। इस वक्त स्वाति को अंदर आना पड़ा। यामिनी, तुम्हें ये घर खरीदना है या नहीं? स्वाति ने थोड़ा चिल्लाते हुए पूछा। यामिनी इस वक्त कुछ बोलने की हालत में नहीं थी। आहान ने अभी भी जो बोला था वो उस बात से उबर नहीं पा रही थी। अगर सच में किसी की मौत हुई है तो वो ये घर नहीं लेना चाहती थी। स्वाति जी, दरअसल वो बात। यामिनी कुछ बोल पाती उससे पहले स्वाति ने कहा। यामिनी, तुम्हें मुझ पर विश्वास है या नहीं, अपने इस गुड फॉर नथिंग घर जमाई पर? मुझे आप पर भरोसा है स्वाति जी, यामिनी ने तुरंत कहा। वो आहान के लिए इतनी रेप्यूटेड औरत के अगेंस्ट नहीं जा सकती थी। ठीक है, अगर तुम्हें मुझ पर भरोसा है तो मैं तुम्हें कह रही हूँ, ये किसी का मर्डर या मौत नहीं हुई है यहाँ। ये तुमसे झूठ बोल रहा है। स्वाति ने आहान की तरफ इशारा करते हुए कहा। क्या स्वाति यामिनी को ये घर लेने के लिए मना लेगी या फिर आहान ये घर नहीं लेने देगा? आखिर इस घर में ऐसा क्या हुआ था जो इस पर 50%? यामिनी को अभी भी कंफ्यूजन में देखकर सौरभ ने कहा। यामिनी आंटी, आप जानते हैं ना हम कहाँ हैं? हम कॉर्पोरेशन में हैं, जिसके मालिक कार्तिक कोहली हैं। क्या आपको लगता है कि वो किसी को ऐसे घर बेचेंगे जिसमें किसी की मौत हुई हो? सौरभ के इन सवालों से यामिनी को और भी हैरानी हो गई। शेखर भी ये सोचने पर मजबूर हो गया कि कहीं आहान ये सब इसलिए तो नहीं कर रहा ताकि यामिनी घर ना ले पाए। आखिर स्प्रिंग कॉर्पोरेशन शिमला का सबसे लग्जरी प्रोजेक्ट था। कार्तिक कोहली ऐसी गलती तो नहीं कर सकता था। सौरभ, स्वाति जी, मुझे माफ कर दीजिए, मैं इस बेवकूफ की वजह से कंफ्यूज हो गई थी, यामिनी ने माफी मांगते हुए कहा। आहान, अभी इनसे माफी मांगो, यामिनी ने गुस्से में कहा। माफी? मैं इन लोगों से माफी क्या मांगू? मैंने क्या गलत किया है? आहान ने कहा। तुमने क्या गलत किया? तुम्हें मुझे पैसे ना देने पड़े इसलिए इतनी बड़ी बात बना रहे हो, कोई मर गया वगैरह वगैरह, और क्या गलत किया है? वाह! यामिनी गुस्से में लाल पीली हो रही थी। आहान, क्या तुम्हारे पास कोई सबूत है कि यहाँ किसी की मौत हुई है? शेखर ने पूछा। नहीं, अभी तो कोई सबूत नहीं है, आहान ने कहा। अच्छा, तो फिर कब मिलेगा सबूत? 1 साल बाद? 5 साल बाद? सौरभ ने चिढ़ते हुए कहा। सौरभ, क्या तुम्हारा जिंदगी से मोह खत्म हो गया है? आहान ने कहा। आहान कार्तिक कोहली को इसमें इन्वॉल्व नहीं करना चाहता था, पर जिस हिसाब से सौरभ बर्ताव कर रहा था, आहान को लगा कि कार्तिक को बुलाना ही पड़ेगा। तुम अपने आप को समझते क्या हो आहान? तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, सौरभ ने कहा। ऐसा है, तुम्हें अभी पता चल जाएगा कि मैं कौन हूं, आहान ने कहा और अपना फोन निकाला। प्रेसिडेंट कार्तिक कोहली, मैं स्प्रिंग कॉर्पोरेशन अभी आया हूं। प्रेसिडेंट कार्तिक, सौरभ ने मुंह बनाया। उसने सोचा कितनी अच्छी एक्टिंग कर रहा है, सीधा कार्तिक सर को कॉल लगा लिया। यंग मास्टर, सामने से आवाज आई। आप कब आए? कार्तिक अपने सोफे से खड़ा हो गया। मैं बस थोड़ी देर पहले आया हूं, आहान ने कहा। आपने मुझे बताया क्यों नहीं? मैं खुद वहां आ जाता, कार्तिक ने कहा। इस वक्त आहान के बारे में
कुछ बड़े परिवारों को पता था, इसलिए कार्तिक आहान से डरता था। मैं यहाँ अपने सास ससुर के साथ घर लेने आया हूँ, आहान ने कहा। आहान बताना चाहता था कि वो कार्तिक को इस बात के लिए परेशान नहीं करना चाहता था। घर लेने? कार्तिक कंफ्यूज हो गया। वहां आहान का बंगला था, फिर वो एक और घर क्यों लेना चाहता था? फिर उसे एहसास हुआ कि वो घर अपने लिए नहीं, अपने सास ससुर के लिए देखने आया है। आ जाऊंगा, मेरे पास और कुछ हो ना हो, पर घर बहुत सारे हैं, कार्तिक ने कहा। कार्तिक जानता था कि आहान अपनी असलियत किसी को नहीं बताना चाहता था, इसलिए उसने घर देने की बात बस उसे खुश करने के लिए कह दी। वो जानता था कि शेखर और यामिनी के लिए घर गिफ्ट के तौर पर नहीं लेगा वो। प्रेसिडेंट कार्तिक, एक घर तो है जो मुझे पसंद आया, पर क्या आप वो घर मुझे बेचेंगे? आहान ने कहा। कार्तिक सोच रहा था कि मैं इसे इतने प्यार से बात कर रहा हूँ और ये मुझे ऐसे ताना मार रहा है। कार्तिक बस ये बात सोचते ही रह गया। आहान के सामने वो नहीं बोल सकता था। कौन सा घर है यंग मास्टर, आप मुझे बताइए, कार्तिक ने कहा। बिल्डिंग 16, 11th फ्लोर, फ्लैट नंबर 112, आहान ने कहा। बिल्डिंग 16? ये तो नॉर्मल रेसिडेंस के लिए है, कार्तिक ने सोचा। फिर जब उसने फ्लोर और फ्लैट के बारे में सोचा, तब उसे एहसास हुआ कि ये एक हॉन्टेड फ्लैट है। कार्तिक के माथे से पसीना आने लगा। 4 लोग कुछ महीने पहले ही इस फ्लैट में मारे गए थे। ऐसा फ्लैट आहान को कैसे पसंद आ सकता है? जब कार्तिक ने थोड़ा और सोचा, तब उसे एहसास हुआ कि वो फ्लैट तो बंद था। जरूर उसकी कंपनी में किसी ने ये फ्लैट उसे जानबूझकर दिखाया है। यंग मास्टर, आप चाहे तो मेरा अभी वाला बंगला ले सकते हैं, पर मैं आपको वो फ्लैट नहीं दे सकता हूँ, कार्तिक ने कहा। इसका क्या मतलब है? आप मुझे ये फ्लैट क्यों नहीं दे सकते? आहान ने पूछा। यंग मास्टर, मैं आपसे कुछ छुपाऊंगा नहीं। यहाँ एक परिवार के 4 लोगों की मौत हुई थी। कुछ डाकुओं ने न्यू ईयर पर उन्हें मार दिया था, कार्तिक ने कहा। बहुत लोगों को इस बारे में पता नहीं है। कार्तिक ने आहान से कुछ नहीं छुपाया। मर्डर वाले दिन कार्तिक ने अपने कॉन्टैक्ट्स यूज करके इस मामले को रफा दफा कर दिया था। स्प्रिंग कॉर्पोरेशन के बिजनेस में कोई फर्क ना पड़े, इसलिए इस मामले को दबा दिया गया था। इस फ्लैट में ये सब हुआ है, फिर भी आप ये फ्लैट बेचना चाहते हैं? आहान ने रूखी आवाज में कहा। ऐसा कैसे हो सकता है यंग मास्टर? वो फ्लैट तो सील्ड है। क्या आपको लगता है कि मैं पैसे कमाने के लिए ऐसा करूंगा? हाँ, कार्तिक ने अपने माथे का पसीना पोंछते हुए कहा। तो फिर आपके पास इस बात का क्या जवाब है? आहान ने पूछा। आहान जानता था कि कार्तिक ऐसा कर सकता था। घर भले ही सील हो, पर सौरभ के पास शायद चाबी थी, इसलिए वो घर बेचना चाहता था और पैसा कमाना चाहता था। यंग मास्टर, हो सकता है कि कोई आदमी इस फ्लैट को बेचकर पैसे कमाना चाहता हो। वो बस मेरा नाम इस्तेमाल कर रहा है और कुछ नहीं। आप वहीं रुकिए, मैं 10 मिनट में आ रहा हूँ, कार्तिक ने कहा। ठीक है, आहान ने कहा और फोन रख दिया। हो गया तुम्हारा? सौरभ ने ताना मारते हुए कहा। हाँ, हो गया, आहान ने कहा। दरअसल आहान ने जब कार्तिक कोहली को फोन किया था, तब उसने फोन स्पीकर पर नहीं डाला था, इसलिए किसी को विश्वास नहीं हो रहा था कि उसने सच में कार्तिक से ही बात की थी। तो क्या बोले कार्तिक सर? कितने देर में आ रहे हैं वो? सौरभ ने पूछा। 10 मिनट में, आहान ने कहा। 10 मिनट में? फिर तो अफसोस है कि वह आपसे नहीं मिल पाएंगे, क्योंकि सिक्योरिटी टीम आएगी और आपको यहाँ से 5 मिनट में घर से बाहर निकाल देगी, सौरभ ने उनका मजाक उड़ाते हुए कहा। और हाँ, अगर तुम मुझसे माफी मांग लो तो मैं कुछ सोच सकता हूँ, सौरभ ने आहान की तरफ इशारा करते हुए कहा। बेवकूफ लड़के, जल्दी मैनेजर सौरभ से माफी मांगो, वरना तुम्हारी वजह से हमारी भी बेइज्जती हो जाएगी, यामिनी ने कहा। यामिनी ने सोचा कि कैसा पागल है जो कार्तिक कोहली का नाम ले रहा है। कार्तिक कोहली शिमला का सबसे रईस आदमी था और आहान एक मामूली एम्प्लॉय। दोनों का कोई मेल नहीं था, फिर भी आहान ने उसका नाम ले लिया। यामिनी गुस्से से कांप रही थी। माफी मांगू? मॉम, अगर मैं आपसे कहूं कि 10 मिनट बाद ये मुझसे माफी मांगेगा तो क्या आप मेरी बात का विश्वास करेंगी? आहान ने कहा। तुमसे माफी मांगो? हाँ, सौरभ चिढ़ गया था। ये तुमने सोचा भी कैसे? अगर ऐसा हो गया तो मैं इस बिल्डिंग से नीचे कूद जाऊंगा, सौरभ ने कहा। इस वक्त वो बिल्डिंग के 11th फ्लोर पर खड़े थे। ठीक है,
आहान ने कहा। सौरभ अगर अपने पैर पर खुद कुल्हाड़ी मारना चाहता था तो आहान उसे रोकने वाला नहीं था। वहां खड़ी शनाया ने अपना हाथ सिर पर मारा। वो जानती थी कि अब सौरभ नहीं बच सकता था। उसने मन में सोचा, फिर से एक नया तमाशा। एक दिन सुकून का कब नसीब होगा हमें पता नहीं। अगर मैं नहीं झुका तो तुम क्या यहां से कूदोगे? सौरभ ने कहा। ठीक है, अगर तुमने माफी नहीं मांगी तो मैं यहां से कूद जाऊंगा। आहान ने कहा। अगर मैंने माफी नहीं मांगी तो तुम यहां से कूदना मत। बस मेरे सामने घुटने टेक कर अपने जात की भीख मांग लेना। सौरभ ने कहा। सौरभ शनाया के सामने आहान की बेइज्जती करना चाहता था। ठीक है, जिससे भी तुम्हें खुशी मिले, आहान ने मुस्कुराते हुए कहा। तभी वहां पर कुछ सिक्योरिटी गार्ड्स आए। और अफसर, कौन है जो यहाँ प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है? उनके हेड ने पूछा। इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैंने उससे डील कर लिया है। तुम सब बाहर इंतजार करो, सौरभ ने कहा। जैसे ही वो मुड़कर वापस जाने लगे, उनके हेड ने आहान को देखा और कांपती आवाज में कहा, मिस्टर आहान आप? वो यंग मास्टर बोलना चाहता था, पर जब उसने आहान का एक्सप्रेशन देखा तब उसने मिस्टर आहान बोलना सही समझा। कार्तिक ने सबसे कहा था कि किसी को भी इनकी असलियत का पता नहीं चलना चाहिए। आहान ने जब उसे हेड सिक्योरिटी गार्ड की तरफ हैरानी से देखा तो ये वही था जिसने उस दिन बंगले में जाने से रोका था। आहान को परेशान करने के बाद कार्तिक ने उसका ट्रांसफर नॉर्मल रेजिडेंट एरिया में कर दिया था। वाह, व्हाट अ कोइंसिडेंस बलवंत, आहान ने कहा। बलवंत जबरदस्ती मुस्कुराने लगा। वो आहान से इतना डर रहा था कि आहान से मिलना भी नहीं चाहता था। तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो? सौरभ ने पूछा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो आहान से इतना डर क्यों रहा था। हाँ, मैं और ये एक दूसरे को जानते हैं। मैं और ये पुराने दोस्त है भाई, आहान ने कहा। पुराने दोस्त? सौरभ कंफ्यूज हो गया। बलवंत, तुम्हारा ये पुराना दोस्त ही यहाँ प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, हमारे स्प्रिंग कॉर्पोरेशन की बेइज्जती कर रहा है। तुम्हें क्या लगता है कि हमें इसके साथ क्या करना चाहिए? सौरभ ने कहा। सौरभ पहले तो आहान से बहस नहीं करना चाहता था क्योंकि उन्होंने शर्त लगाई थी, पर अब उसका कॉन्फिडेंस देखकर सौरभ ने सोचा कि और भी कुछ किया जाए। सौरभ सर, आपको कोई गलतफहमी हुई होगी। मिस्टर आहान ऐसा नहीं कर सकते, बलवंत ने कहा। अगर आहान ऐसा भी कर सकता था तब भी कोई इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता था। कम से कम बलवंत तो ऐसा कुछ नहीं करता जिससे आहान नाराज हो। गलतफहमी? तुम मुझ पर सवाल उठा रहे हो? सौरभ ने कहा। हाँ, मैं मिस्टर आहान को अच्छे से जानता हूँ, वो ऐसा कुछ नहीं कर सकते। वो स्प्रिंग कॉर्पोरेशन के बारे में कभी गलत नहीं बोलेंगे, बलवंत ने कहा। तो तुम्हें क्या लगता है कि ये प्रॉब्लम मैंने क्रिएट की है? सौरभ की आंखें गुस्से से लाल थी। हो सकता है, बलवंत ने कहा। ये सुनते ही वहां का माहौल बदल गया। सब हैरान थे। जो बाकी के सिक्योरिटी गार्ड्स थे वो सोच रहे थे कि आखिर बलवंत ही क्या कर रहा है, अपने दोस्त के लिए सौरभ से पंगा क्यों ले रहा है। अगर ऐसा है तो आज से तुम यहाँ काम नहीं करोगे, मैं तुम्हें फायर करता हूँ, सौरभ ने अपने दांत पीसते हुए कहा। सॉरी सौरभ सर, आप मुझे फायर नहीं कर सकते। हमारे डिपार्टमेंट अलग है और मैं सिक्योरिटी डिपार्टमेंट में हूँ और आप सेल्स डिपार्टमेंट में। ये काम मैनेजर खन्ना का है, बलवंत ने कहा। मैनेजर खन्ना मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, तुम्हें क्या लगता है कि वो मेरी बात नहीं मानेंगे? सौरभ ने कहा और अपना फोन निकाला। हेलो मैनेजर खन्ना, सौरभ ने कहा। हाँ मिस्टर सौरभ, क्या बात है? सामने से आवाज आई। मैं चाहता हूं कि आप अपने हेड सिक्योरिटी गार्ड बलवंत को काम से निकाल दे, सौरभ ने कहा। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मैं उन्हें काम से नहीं निकालूंगा, खन्ना ने कहा। क्यों? तो पर क्यों? सौरभ ने सवाल किया। मैंने ये सिक्योरिटी डिपार्टमेंट नहीं खोला है, आपसे किसी को काम से नहीं निकाल सकता। और हाँ, इस मामले के लिए मुझे अब फोन मत करना, खन्ना ने कहा और फोन रख दिया। इसके आगे वो सौरभ से कोई बात नहीं करना चाहता था। खन्ना ने भी मुझसे बात करने से मना कर दिया और तुम भी इसका साइड ले रहे हो, सौरभ ने बलवंत की तरफ देखते हुए कहा। फिर वो आहान की तरफ मुड़ा और उससे पूछा, तुम आखिर हो कौन? एक मामूली सा बैंक एम्प्लॉय, आहान ने मुस्कुराते हुए कहा। ऐसा कैसे हो सकता है? सौरभ ने पैर पटकते हुए कहा। क्या तुम सच में
जानते हो कि प्रेसिडेंट कार्तिक कौन है? सौरभ ने पूछा। नहान जितना कॉन्फिडेंट लग रहा था, ऐसा हो सकता था कि वो उन्हें जानता हो। मैंने ये बात तुम्हें पहले भी बताई है, नहान ने कहा। सौरभ को अब चिंता होने लगी। उसके माथे पर पसीना आने लगा था। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। अगर अहान सच में कार्तिक कोहली को जानता था तो ये उसके लिए बड़ी मुसीबत हो सकती थी। पर अहान तो मामूली बैंक एम्प्लॉय था, तो वो इतने बड़े बिजनेसमैन को कैसे जानता था? सौरभ के मन में 100 सवाल थे जिसके जवाब उसे पता नहीं थे। तभी शनाया ने धीरे से कहा, सौरभ, आई विश तुमने वो शर्त ना लगाई होती और अहान की बात मान ली होती। ये सुनकर तो जैसे सौरभ के पैरों तले जमीन ही हट गई थी। सौरभ इतना बड़ा आदमी नहीं था कि वो बस तुक्का मार सके और अहान से एक पंगा ले सके। अहान का कॉन्फिडेंस देखकर सौरभ को चिंता होने लगी। उसने अपनी गलती मान लेना ही ठीक समझा। मिस्टर अहान, मेरी बात सुनिए, हो सकता है कि कोई गलतफहमी हो गई हो, सौरभ ने कहा। सौरभ के बदले हुए तेवर देखकर स्वाति, यामिनी और शेखर हैरान हो गए। सौरभ, ये तुम क्या कह रहे हो? क्या गलतफहमी? स्वाति ने उसे डांटते हुए कहा। मॉम, ये प्रेसिडेंट कार्तिक कोहली को जानते हैं, सौरभ ने कहा। स्प्रिंग कॉर्पोरेशन में अगर कोई एम्प्लॉय किसी से सबसे ज्यादा डरता था तो वो कोहली ही था। सौरभ को भी यही डर था कि अगर अहान और कार्तिक कोहली की अच्छी दोस्ती हुई तो वो बच नहीं पाएगा। बकवास, ऐसा नहीं हो सकता। ये एक मिडिल क्लास आदमी है, ये कार्तिक कोहली को जाने, ऐसा हो ही नहीं सकता, ये नामुमकिन है। सौरभ, आपसे कोई गलती हुई है, ये कार्तिक कोहली को नहीं जानता। यामिनी को भी इस बात पर विश्वास नहीं था। वो अहान को 3 साल से जानती थी। सौरभ ने कुछ नहीं कहा, बस अपनी गर्दन नीचे कर ली। वो भी चाहता था कि अहान और कार्तिक के बीच में कोई रिश्ता न हो, पर बलवंत और मिस्टर खन्ना की बातें सुनकर ऐसा लग रहा था कि अहान शायद उन्हें जानता था। सौरभ इस वक्त सिर्फ खुद को बचाना चाहता था। मिस्टर अहान, मेरे मन में लालच आ गया था। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। मुझे इस घर की सच्चाई पता थी। मुझे घर नहीं बेचना चाहिए था। मुझे अपनी गलती सुधारने का मौका दीजिए। सौरभ अपने घुटनों पर बैठकर किरकिराने लगा। सौरभ, ये तुम क्या बकवास कर रहे हो? स्वाति ने कहा। क्या इस घर में सच में किसी की मौत हुई है? शेखर ने पूछा। उनका दिल बिल्कुल बैठने लगा था। यामिनी के चेहरे पर भी डर और मायूसी थी। अगर सौरभ ये सब बातें बोल रहा था तो उसमें कुछ तो सच्चाई होगी ही। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। यामिनी, तुम इन सब की बातें मत सुनो, स्वाति ने कहा। स्वाति सबको समझाना चाहती थी, पर जिस तरह सब उसे देख रहे थे वो घबरा गई। तभी पीछे से आवाज आई, तुम्हें किसने कहा कि यह घर बिकने लायक है? ये आवाज कार्तिक कोहली की थी। उसे वहां देखकर सब हैरान हो गए। स्वाति और सौरभ तो जैसे पैरों तले उनके जमीन खिसक गई थी, ऐसे थे। प्रेसिडेंट कार्तिक? वो मैं। स्वाति के मुंह से सिर्फ इतना ही निकल पाया। इतने में कार्तिक ने कहा, शराब, तब से तो मैं बात पे डील करूंगा। इतना कहकर कार्तिक अहान के पास गया। मिस्टर अहान, आई एम सॉरी, मेरी लापरवाही की वजह से ये सब हुआ। ये बातें करते हुए कार्तिक के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी। ये बात सुनकर सौरभ का चेहरा पीला पड़ गया था। अहान और कार्तिक एक दूसरे को जानते थे और कार्तिक का बर्ताव देखकर सौरभ समझ गया था कि उनके बीच रिश्ता गहरा है। सौरभ, कार्तिक ने अपने दांत पीसते हुए कहा और उसे 3 थप्पड़ लगाए। इसके बाद सौरभ की आंखों से आंसू बहने लगे। प्रेसिडेंट कार्तिक, मुझसे गलती हो गई, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, सौरभ ने रोते हुए कहा। तुम्हें माफ कर दूं? तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई कि ये तुम घर बेचो? कार्तिक ने गुस्से में कहा। मेरे मन में लालच आ गया था। मुझे लगा कि ये घर बेच के मुझे अच्छे पैसे मिल जाएंगे। सौरभ कार्तिक के सामने किरकिरा रहा था। वो जानता था कि कार्तिक उसे कोई छोटी सजा देकर छोड़ने वाला नहीं था। इस घर के खान के बारे में बहुत कम लोगों को पता था। कार्तिक भी इसके बारे में भूल गया था। घर की चाबी सिर्फ सौरभ के पास थी, इसीलिए उसे लगा कि वो ये घर बेचकर पैसे कमा लेगा। अगर मैंने तुम्हें इतनी आसानी से माफ कर दिया तो फिर पुलिस क्या करेगी? कार्तिक ने कहा। फिर अपने सिक्योरिटी गार्ड से कहा, पुलिस स्टेशन जाने से पहले इसके साथ वो करो जो ये कभी ना भूले। इतना सुनकर एक सिक्योरिटी गार्ड आके आया और उसने एक चाकू निकाला।
उसने सौरभ के हाथ पर उससे मारा। सौरभ दर्द में चिल्लाने लगा। फिर सिक्योरिटी गार्ड ने सौरभ के दूसरे हाथ के साथ भी वही किया। सौरभ के आसपास खून ही खून था। पीछे स्प्रिंग कॉर्पोरेशन के बड़े बड़े लोग खड़े थे। कार्तिक उन सबको बताना चाहता था कि अगर किसी ने भी ऐसी गलती दोबारा की तो वो उसके साथ ऐसा ही करेगा। सौरभ! स्वाति इतना डर गई थी कि वो कांपने लगी थी। इन दोनों को पुलिस के हवाले कर दो अब, कार्तिक ने कहा। स्वाति स्प्रिंग कॉर्पोरेशन की एम्प्लॉय नहीं थी, इसलिए कार्तिक उसके साथ ज्यादा कुछ नहीं कर सकता था। शेखर और यामिनी ये देखकर हैरान थे। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि उन्होंने अभी अभी क्या देखा था। दोनों के वहां चले जाने के बाद कार्तिक मुस्कुराते हुए यामिनी और शेखर की तरफ आया। उसने अपने हाथ आगे बढ़ाए और कहा, हेलो मिस्टर एंड मिसेस किड, मेरा नाम कार्तिक कोहली है। हेलो प्रेसिडेंट कार्तिक, आपको भला कौन नहीं जानता, शेखर ने कहा और कार्तिक से हाथ मिलाया। हाँ, हमने आपके बारे में बहुत सुना है, यामिनी ने कहा। यामिनी थोड़ी घबराई हुई थी, पर शेखर काफी खुश था। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि वो कभी शिमला के सबसे अमीर आदमी से मिल पाएंगे, पर वो आज खुद उनके सामने हाथ बढ़ा रहा था। मिस्टर गिल, आई एम रियली सॉरी। इस कंपनी के कुछ लोग पागल है, उन्हें पता नहीं कि कैसे क्या करना चाहिए। दरअसल ये घर इस साल के शुरुआत में बना था। अब कार्तिक ने शेखर और यामिनी को सारी सच बात बता दी। ये सब सुनने के बाद शेखर की बोलती बंद हो गई और यामिनी को गुस्सा आ रहा था। मैंने स्वाति पर इतना भरोसा किया और उसने मेरे साथ ऐसा किया, यामिनी ने गुस्से में पैर पटकते हुए कहा। मॉम, आपको पापा ने समझाने की कोशिश की थी पर आप ही नहीं मानी, शनाया ने कहा। अच्छा, अब सारी मेरी गलती है, मुझे कहाँ पता था कि स्वाति ऐसी होगी, यामिनी ने उदास होते हुए कहा। अच्छा, आप जाने दो इन बातों को। अच्छा हुआ आहान यहाँ था, वरना पता नहीं आज क्या अनर्थ हो जाता। दोनों दामाद और सास मिलकर हमारी सारी पूंजी खत्म करते थे, शेखर ने कहा। मिस्टर एंड मिसेस गिल, आप मेरे साथ चलिए। ये ऑर्डिनरी रेजिडेंशियल एरिया है, मैं आपको हाई क्लास रेजिडेंशियल एरिया में दिखाता हूँ घर। आपको वो घर जरूर पसंद आएंगे, कार्तिक ने कहा। यामिनी की आंखों में तो चमक सी उतर आई, पर वो जानती थी कि वहां के घर और भी ज्यादा महंगे होंगे। उसने अपना मुंह उतारते हुए कहा, नहीं, हमें उस एरिया में घर नहीं खरीदना, हमारी इतनी हैसियत नहीं है। अरे मिसेस गिल, आप गलत समझ रही हैं, मैं ये घर आपको बेच नहीं रहा हूँ, कार्तिक ने कहा। तो फिर, यामिनी ने पूछा। स्प्रिंग कॉर्पोरेशन की वजह से आपको इतनी तकलीफ हुई है, मैं उसके लिए आपसे तहे दिल से माफी मांगता हूँ। ये घर माफी के तौर पर एक गिफ्ट है जो मैं आपको देना चाहता हूँ, कार्तिक ने कहा। वहां मौजूद सभी लोगों के दिल की धड़कनें तेज हो गई। कार्तिक कोहली, यामिनी और शेखर को लगभग 10 करोड़ का घर गिफ्ट के रूप में देना चाहता था। भले ही ये सब बहुत बड़े बड़े आदमी थे और हाई पोजीशन पर थे, पर इस वक्त सबकी आंखों में जलन थी। यामिनी की आंखें खुली की खुली रह गई। उसने हैरान होते हुए पूछा, अब प्रेसिडेंट कार्तिक, आप मजाक कर रहे हैं ना? यामिनी ने हैरान होते हुए पूछा। कार्तिक ने नाम में अपनी गर्दन हिलाई और कहा, हाँ मिसेस गिल, मैं बिल्कुल मजाक नहीं कर रहा हूँ। स्प्रिंग कॉर्पोरेशन के एम्प्लॉय की वजह से आपको इतनी तकलीफ हुई है, ये तो मेरा फर्ज बनता है कि मैं आपके लिए कुछ कर सकूं। प्रेसिडेंट कार्तिक, थैंक यू सो मच। यामिनी बहुत एक्साइटेड हो गई। यामिनी, शेखर ने कहा। शेखर ने डिसअपॉइंटमेंट से यामिनी को घूरा और फिर कार्तिक की तरफ देखा और कहा, प्रेसिडेंट कार्तिक, आप बहुत अच्छे हैं और आपके इस जेस्चर से हमें बहुत खुशी हुई, पर हम ये घर नहीं ले सकते। सब हैरान थे। कार्तिक कोहली अपनी मर्जी से इतना आलीशान घर उन्हें गिफ्ट कर रहे थे और वो उसे लेने से मना कर रहे थे। कार्तिक को भी शेखर की बात बहुत अजीब लगी। यामिनी के ऐसे रिएक्शन की उसे उम्मीद थी, पर शेखर ऐसे रिएक्ट करेगा उसने नहीं सोचा था। शेखर, ये तुम क्या कह रहे हो? यामिनी ने कहा। वो शेखर को एक साइड लेकर गई और उससे कहा, तुम ये घर लेने के लिए मना क्यों कर रहे हो? यामिनी, ये घर 10 करोड़ के आसपास है, हम इतना महंगा गिफ्ट नहीं ले सकते, शेखर ने कहा। शेखर, तुम पागल हो गए हो क्या? तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? मुझे कारण बताओ कि तुम्हें ये घर क्यों नहीं चाहिए।
यामिनी ने अपना पैर पटकते हुए कहा, अपना ये नाटक बंद करो। मेरा ये घर ना लेने का कारण आहान है। शेखर ने कहा, आहान का इस घर से क्या लेना देना है? यामिनी ने कहा, उसका लेना देना बिल्कुल है। ये घर हमें आहान की वजह से ही मिल रहा है। अगर वो ना होता तो कार्तिक कोहली हमारी तरफ देखता भी नहीं। हमसे बात करना तो दूर की बात है। शेखर ने कहा, तो क्या हुआ? अगर कार्तिक कोहली हमें घर दे रहा है तो हमें ले लेना चाहिए। वैसे भी आहान इतने सालों से हमारे साथ रह रहा है। यामिनी ने कहा, तुम्हें क्या हो गया है? तुम्हें पता नहीं है क्या कि कुछ भी बिना कारण के नहीं होता है? जरूर कार्तिक कोहली को हमसे कोई प्रॉफिट होने वाला होगा, इसलिए वो ऐसा कर रहा है। उससे भी बड़ी बात यह है कि अगर हमने ये घर ले लिया तो आहान पर एक उधार आ जाएगा। शेखर ने समझाने की कोशिश की। तो क्या हो गया? यामिनी ने कहा, मैंने फैसला कर लिया है, हम ये घर खरीदेंगे। यामिनी अपनी बात पर अड़ी रही और कार्तिक की तरफ जाने लगी। इतने में शेखर ने उसे वापस खींच लिया। मैंने तुमसे कहा ना कि हम ये घर नहीं लेंगे। वहां खड़े सभी लोग देख रहे थे कि दोनों के बीच में कुछ अनबन चल रही थी। शनाया ये सब देख रही थी। वो बहुत हेल्पलेस महसूस कर रही थी। आहान और कार्तिक का रिश्ता मैं अच्छे से समझती हूँ, पर आप दोनों को कैसे समझाऊं? शनाया ने मन में सोचा। दोनों को ऐसे आर्ग्यू करते हुए देखकर आहान उनके पास गया और उनसे कहा, पापा, अगर प्रेसिडेंट कार्तिक आपको घर देना चाहते हैं तो आप ले लीजिए। आहान अच्छे से जानता था कि शेखर के मन में क्या चल रहा है। आहान इससे ज्यादा उनसे कुछ नहीं कह सकता था। इस वक्त हालात ऐसे थे जैसे वो शेखर को कुछ समझा भी नहीं सकता था। आहान, तुम्हारे और प्रेसिडेंट कार्तिक के बीच में क्या रिश्ता है? शेखर ने परेशान होते हुए पूछा। पापा, ये मैं आपको अभी नहीं समझा सकता। बस इतना समझ लीजिए कि आप जितना सोच रहे हैं उससे भी ज्यादा गहरा है। आहान ने कहा, आप घर देख लीजिए। आहान ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है। शेखर ने कहा। शेखर इसके आगे आहान से कोई सवाल नहीं कर सकता था। प्रेसिडेंट कार्तिक, चलिए हम घर देख लेते हैं। यामिनी ने कार्तिक की तरफ आकर मुस्कुराते हुए कहा। चलिए, कार्तिक ने मुस्कुराते हुए कहा। कार्तिक मन ही मन सोच रहा था, ये बेडरूम, हॉल, किचन से इतना खुश हो रही है, अगर इन्हें पता चल जाएगा कि यहाँ आहान का बंगलो है तब क्या होगा? यामिनी और शेखर कार्तिक के साथ उसकी रोल्स रॉयस में बैठ गए। चलो शनाया, यामिनी ने कहा। मॉम, मैं आहान के साथ आती हूँ, शनाया ने कहा। शनाया की ये बात सुनकर यामिनी का मुंह बन गया। यामिनी चाहती थी कि शनाया उसके साथ रोल्स रॉयस में चले, ना कि आहान की सस्ती सी ऑडी में आए। आहान अपनी ऑडी की तरफ गया और चाबी निकाली। ये देखकर सब हैरान थे। जिसकी कार्तिक कोहली इतनी इज्जत कर रहा था, वो एक सस्ती सी ऑडी चला रहा था। वहां काम करने वाले सभी लोगों के पास बहुत महंगी कार थी, पर फिर भी कार्तिक किसी के साथ ऐसे बिहेव नहीं करता था। कुछ ही मिनट में सब हाई क्लास रेजिडेंशियल एरिया में पहुंचे। यामिनी बहुत खुश थी। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि उसे स्प्रिंग कॉर्पोरेशन में रहने का मौका मिलने वाला है। शेखर ने फूला नहीं समा रहा था। उसने सोचा 3 साल पहले लिया गया उसका फैसला सही था। जब सब गाड़ी से उतरे तो वहां का स्टाफ कार्तिक को देखकर हैरान हो गया। कार्तिक कभी किसी के साथ नहीं आता था। सबको वहां के स्टाफ ने ग्रीट किया और कार्तिक ने उनसे घर की चाबी मंगवाई। घर देखकर यामिनी छोटे बच्चे की तरह खुश हो गई। उसकी आंखों में अलग सी चमक थी। घर बहुत बड़ा और सुंदर था। उसमें 4 कमरे अटैच्ड, बाथरूम, हॉल, किचन और एक प्राइवेट स्विमिंग पूल था। शेखर, यामिनी और शनाया तसल्ली से घर देख रहे थे। आहान को घर देखने में कोई इंटरेस्ट नहीं था। वो शनाया को ड्रॉप करके वापस सेल्स ऑफिस की तरफ आ गया था। वो जैसे ही वहां से बाहर निकला, उसका फोन बजने लगा। फोन पर नाम देखकर आहान के चेहरे का एक्सप्रेशन एकदम से बदल गया। आखिर किसका फोन आया था? आहान, तुम कहाँ हो? आहान के फोन उठाते ही सामने से आवाज आई। ये कॉल समीर का था। समीर आहान को काफी दिनों से फोन कर रहा था। वो उसे उसके पैसे वापस लौटाना चाहता था। आहान ने उसे बहुत बार मना कर दिया था, पर समीर किसी भी कीमत पर वो पैसे रखना ही नहीं चाहता था। मैं स्प्रिंग कॉर्पोरेशन आया हुआ हूँ, आहान ने कहा। तुम वही रुको, मैं अभी आ रहा हूँ, समीर ने कहा। उसकी जरूरत नहीं है, तुम बताओ तुम कहाँ हो, मैं आ जा पाऊँ, आहान ने कहा। आहान स्प्रिंग कॉर्पोरेशन से निकलकर काफी आगे आ गया था। ये भी ठीक है,
मैं अपनी एक्स गर्लफ्रेंड की शादी अटेंड करने पाम ट्री होटल आया हूँ, समीर ने कहा। ठीक है। आहान ने इतना कहा और फोन रख दिया। 15 मिनट बाद आहान पाम ट्री होटल पहुंचा। वो सीधा टॉप फ्लोर पर गया जहां पर शादी का फंक्शन चल रहा था। वहां पर बहुत सारे लोग थे। सबने बहुत ही क्लासिक कपड़े पहने हुए थे, जिससे साफ पता चल रहा था कि वो सब बहुत हाई क्लास और सेलिब्रिटी थे। समीर अकेला एक टेबल पर बैठा था। उसने उसी दिन जैसी फूलों की कैजुअल टी शर्ट पहनी हुई थी। ये शादी उसकी एक्स गर्लफ्रेंड की थी, पर फिर भी वो बहुत खुश था। आहान, समीर ने आहान को देखते ही अपना हाथ लहराते हुए कहा। आहान समीर की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए बढ़ा। आहान को अपने सामने देखकर समीर ने उसे गले लगा लिया और कहा, आहान तुम और? हाँ, कैसे हो तुम? आहान ने पूछा। मैं ठीक हूँ। ये लो वो 25 करोड़ जो मुझे रेड्डी फैमिली ने दिए थे। समीर ने एक बैंक कार्ड निकालते हुए कहा। समीर, मैंने तुमसे पहले भी कहा था, मुझे इन पैसों की जरूरत नहीं है। इन्हें तुम रखो, अपने बिजनेस में लगाओ और उसे फैलाओ। आहान ने कहा। आहान, तुम्हें पैसों की जरूरत नहीं है, मैं समझता हूँ, पर तुम ये पैसे रख लो। तुमने पहले ही हमारे लोन चुकाने में मदद की है, मैं और एहसान नहीं ले सकता, समीर ने कहा। समीर, ये पैसे मेरे नहीं है, ये ईशान रेड्डी के पैसे हैं जो उसने तुम्हें दिया है। आहान ने कहा। भले उसने ये पैसे मुझे दिए हैं, पर दिए तुम्हारी वजह से ही है। सचदेव परिवार इतना पावरफुल नहीं है कि रेड्डी परिवार उससे पैसे दे दे। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, इसलिए इस पैसों पर तुम्हारा हक है, समीर ने कहा। समीर, तुम मेरी बात समझ क्यों नहीं रहे हो? आहान ने कहा। बस बस, मुझे और कुछ नहीं सुनना। अगर तुमने ये पैसे नहीं लिए तो मैं समझूंगा कि तुम मुझे अपना भाई नहीं मानते, समीर ने कहा। अच्छा ठीक है, मैं ये पैसे ले रहा हूँ, आहान ने हार मानते हुए कहा। आहान इससे ज्यादा उसे नहीं मना सकता था, क्योंकि ऐसा करना समीर की दोस्ती की इंसल्ट करना होता। ये हुई ना बात, समीर ने मुस्कुराते हुए कहा। तभी हॉल में शोर होने लगा। दूल्हा और दुल्हन शादी की रस्मों के बाद एक दूसरे को किस कर रहे थे। दोनों ही अपने शादी के कपड़ों में बहुत खूबसूरत लग रहे थे। आहान से रहा नहीं गया और उसने समीर की तरफ देखा। वैसे तो समीर मुस्कुरा रहा था, पर उसकी आंखों में उदासी नजर आ रही थी। क्या तुम अभी भी इस लड़की को पसंद करते हो? आहान ने पूछा। नहीं नहीं, वो सब तो पुरानी बातें हैं, समीर ने वैसे ही मुस्कुराती हुई कहा। आहान नहीं जानता था कि उन दोनों के बीच में क्या हुआ था, पर फिर भी उसे समीर के लिए बहुत बुरा लग रहा था। आहान ने इसके आगे समीर से कुछ नहीं पूछा। पूरे हॉल में बहुत खुशनुमा माहौल था। सिर्फ समीर और आहान की टेबल पर शांति थी। टेबल पर समीर वाइन पी रहा था और आहान बस उसके साथ एक अच्छे दोस्त की तरह बैठा था। दूल्हा और दुल्हन अब सारे गेस्ट से मिल रहे थे। जैसे ही वो आहान और समीर की टेबल की तरफ आए, समीर का चेहरा देखकर दुल्हन वहीं आंखें से निकल गई, पर दूल्हा उससे वहां देखकर हैरान था। वो समीर के पास गया और उससे पूछा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? इस वक्त समीर थोड़ा सा नशे में था। उसे ज्यादा कुछ समझ नहीं आ रहा था, पर फिर भी उसने माफी मांगते हुए कहा, तो सॉरी, मैं यहाँ बिन बुलाए आ गया। बिन बुलाए? ये मेरी और तमन्ना की शादी है, तुम यहाँ क्यों आए हो? दूरी ने पूछा। मैं तो बस यहाँ तुम दोनों को बेस्ट विशेस देने आया हूँ, समीर ने कहा। बेस्ट विशेस? तुम्हें लगता है कि हमें तुम्हारे विशेस की जरूरत है? दूरी ने कहा। मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम अभी भी तमन्ना को पसंद करते हो और उसके लिए ही यहाँ आए हो। ये बोलते हुए दूरी की आवाज में गुस्सा था। ऐसा कुछ नहीं है, तुम ज्यादा सोच रहे हो, समीर ने मुंह बिगाड़ते हुए कहा। अच्छा, तुम तमन्ना को पसंद नहीं करते? फिर तुमने कुछ दिन पहले से शादी के लिए प्रपोज क्यों किया था? अब दूल्हे को बहुत गुस्सा आ रहा था। समीर बात आगे नहीं बढ़ाना चाहता था। उसने तुरंत कहा, सॉरी, गेट आउट फ्रॉम हियर। अगर मैंने कभी तुम्हें तमन्ना के आसपास भी देखा तो मैं तुम्हारी टांगे तोड़ दूंगा, दूल्हे ने गुस्से में कहा। समीर ने कुछ नहीं कहा और वहां से जाने लगा। उसके पीछे पीछे आहान भी खड़ा हो गया। ये क्या? ये खुद तो यहाँ बिना बुलाए आया और साथ में अपने दोस्त को भी लाया, दूल्हे ने कहा। समीर चलते चलते रुक गया। उसने गुस्से में दूल्हे को देखा और कहा, मैं तुमसे पहली और आखिरी बार कह रहा हूँ, आहान के बारे में कुछ मत बोलो। समीर अपने बारे में कुछ भी सुन सकता था, पर आहान के बारे में नहीं। तुम्हारी इतनी हिम्मत की तुम मेरे सामने बोलो? मेरा जो मन करेगा मैं वो बोलूंगा। तुम दोनों यहाँ फ्री का खाना खाने आ गए, दूल्हे ने गुस्से में कहा। पहले तो उसे समीर को देखकर गुस्सा आया और फिर उसे उस हरकत पर और गुस्सा आया।
मैं फिर से कह रहा हूँ, आन के खिलाफ मैं एक शब्द नहीं सुनूंगा। आन को यहाँ फ्री का खाना खाने नहीं आया था। समीर के चेहरे पर गुस्सा साफ साफ नजर आ रहा था। आहन वहीं उसकी वजह से आया था, इसलिए जाहिर सी बात थी कि वो उसके खिलाफ कुछ नहीं सुन सकता था। इसके अलावा समीर जानता था कि आहम के पास कितना पैसा है, इसलिए उसे फ्री का खाना खाने की कोई जरूरत नहीं थी। अच्छा, फ्री का खाना खाना नहीं आए थे तो फिर क्यों आया? दूल्हे ने समीर को घूरते हुए पूछा। फिर उसने अपने गेस्ट से पूछा, भाइयों बताओ, ये यहाँ फ्री का खाना खाने ही आए हैं ना, वरना कोई किसी की शादी में क्यों आएगा? हाँ सही बात है, सबने एक साथ कहा और हंसने लगे। ज्यादातर गेस्ट दूल्हे के दोस्त थे और रिश्तेदार ही थे। सुना तुमने? सबने हाँ कहा है। दूल्हे ने कहा। देखो ज्यादा मत बोलो, समीर ने कहा। समीर को बहुत गुस्सा आ रहा था, उसका चेहरा गुस्से से लाल हो चुका था। समीर जैसे ही दूल्हे पर हाथ उठाने आगे बढ़ा, आहन ने उसे रोक लिया। समीर जाने दो, चलो हम चलते हैं। आहन ने समीर से कहा। दुल्हन समीर की एक्स गर्लफ्रेंड थी और वो आज भी उससे प्यार करता था, इसलिए आहन नहीं चाहता था कि समीर की वजह से उसका दिन खराब हो, क्योंकि बाद में समीर को इस बात का बहुत बुरा लगता। हाँ चलो चलते हैं। समीर आहन की बात मान गया। जैसे ही दोनों फिर से मुड़कर जाने लगे, पीछे से आवाज आई, रुको। ये फिर से दूल्हे की आवाज थी। अब क्या चाहिए तुम्हें? समीर ने कहा। मेरे दोस्त की गाड़ी गुम गई है। तो तुम्हारे दोस्त की गाड़ी गुम गई है तो इसमें मैं क्या करूं? समीर ने कहा। तुम नहीं, ये। दूल्हे ने आहम की तरफ इशारा करते हुए कहा। आहम का मुंह बन गया। तुम कहना क्या चाहते हो? समीर ने तेज आवाज में पूछा। अभी बताता हूं, बताओ तुम्हारी रोलेक्स घड़ी कैसे गुमी? दूल्हे ने अपनी दोस्त की तरफ देखते हुए उससे पूछा। दूल्हे के दोस्त ने तुरंत आहन की तरफ इशारा करते हुए कहा, इसकी वजह से जब मैं हॉल में आ रहा था तब मैं इससे टकरा गया और अब से मेरी घड़ी गायब है। सब लोगों के बीच हंगामा मच गया। सब अलग अलग बातें करने लगे। मुझे लगा ये सिर्फ फ्री का खाना खाने आया है, पर ये तो चोर निकला। इसकी हिम्मत तो देखो, यहाँ आकर किसी की रोलेक्स घड़ी चुरा ली। इसे कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। अरे इसे पुलिस के हवाले कर दो। सबने आहन और समीर को घेर लिया था और मैं गुस्से से घूर रहे थे। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम हमारे साथ ये करो? तुम्हें हम पर झूठा इल्जाम लगाते हुए शर्म नहीं आती? समीर ने गुस्से में कहा। इल्जाम? कैसा इल्जाम? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मैंने तो सच है वही सिर्फ बताया। आहन और समीर के बीच में बहुत अच्छा रिश्ता था। दोनों एक दूसरे के लिए कुछ भी कर सकते थे। ये बात दूल्हा समझ गया था, इसलिए उसने उन दोनों को इस सिचुएशन में फंसा दिया था। तुरंत सिक्योरिटी को बुलाओ और इन दोनों को पुलिस के हवाले करो, दूल्हे ने कहा। बाकी सब लोग भी एक बात देख लो कि किसी का और कुछ सामान तो गायब नहीं है। चोर है, कुछ भी छोड़ सकते हैं। हो सकता है कि रोलेक्स के अलावा और भी कुछ ले लिया हो इसने, दूल्हे ने आहन को घूरते हुए कहा। हाँ सही बात है, मेरा नेकलेस मेरी गले में नहीं है, मेरा वॉलेट भी नहीं मिल रहा है। दूल्हे के सभी दोस्त पैनिक करने लगे। तुम्हें पता है जो मेरे बिना बात के बेइज्जती करते हैं उनके साथ क्या होता है? फाइनली आहन ने कहा। आहन के चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं था। तुम मुझसे बात कर रहे हो? दूल्हे ने एटीट्यूड के साथ कहा। मैं तुमसे बात नहीं कर रहा, पर तुम इतनी देर से मुझ पर झूठे इल्जाम लगा रहे हो, इसलिए बात करनी पड़ रही है। आहन ने कहा। तुम जानते हो कि मैं कौन हूँ? मेरा नाम नमित कुमार है और मेरे अंकल का नाम पुनीत कुमार है। उस दूल्हे का नाम नमित कुमार था। तुम्हारी इतनी औकात नहीं कि मैं तुम्हें जानूं, आहन ने कहा। हाँ? लगता है तुमने कुमार फैमिली के बारे में कुछ नहीं सुना है, इसलिए इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो। पुनीत कुमार का नाम नहीं सुना तुमने? सुना नहीं होगा शायद, नमित ने कहा। नहीं सुना, आहन ने कुछ सोचते हुए कहा। हाँ सुना भी कैसे होगा, तुम जैसे फटीचर कहाँ बड़ी फैमिलीज को जानते होंगे। तुमसे बात करने में हमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, पर मैं कुमार फैमिली का हिस्सा हूँ, इसलिए मैं तुम्हें बता दूं कि हमसे बचकर रहना, नमित ने कहा और आहन को मारने के लिए अपना हाथ उठाया। तभी वहां शोर होने लगा। अंकल आ गए, अंकल आ गए। नमित का हाथ वहीं रुक गया। वो खुशी के मारे उछलने लगा। अंकल आ गए? हाँ अंकल मेरी शादी में आ गए। उसे इस वक्त आहन से या समीर से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वो भागते हुए दरवाजे की तरफ गया। नमित अपने अंकल को खुद रिसीव करना चाहता था। अंकल कितने अच्छे हैं कि वो नमित और तमन्ना की शादी में आ गए। नमित अंकल का बहुत दूर का रिश्तेदार है,
फिर भी वो उसे हर बार कोई अच्छा तोहफा देते हैं। भीड़ में अंकल की तारीफें हो रही थी। आहान से रहा नहीं किया। वो देखना चाहता था कि आखिर ये कौन है जिसके आने से ये सब इतना खुश और उत्साहित हो गए थे। आहान ने जब उस तरफ देखा तब उसे बहुत अजीब लगा। इस इंसान को उसने कहीं देखा हुआ था। आहान बहुत याद करने की कोशिश कर रहा था, तभी उसे याद आया कि ये यही आदमी है जिसने स्प्रिंग कॉर्पोरेशन के बाहर यामिनी को पैसे दिए थे। पुनीत कुमार। नमित जिस पुनीत कुमार की बात कर रहा था वो यही थे। उस वक्त उसे नाम बहुत सुना सुना सा लग रहा था, पर उसे कुछ याद नहीं आ रहा था। अब जब आहान ने देखा तब उसे याद आया था कि पुनीत कुमार कौन था। अंकल, आप मेरी शादी में आए हैं, मुझे बहुत अच्छा लगा, नमित ने कहा। मैं यार तुम्हारी बातें सुनने नहीं आया हूँ, बल्कि शादी की दारू पीने आया हूँ, पुनीत ने मजाक करते हुए कहा। नमित भी हंसने लगा। वो पुनीत की बहुत इज्जत करता था। भले ही दोनों दूर के रिश्तेदार थे, पर नमित उन्हें बहुत मानता था। आखिर उनकी सरनेम तो सेम ही थे। नमित, मैं और तुम्हारे अंकल बहुत जल्दी में आए हैं, इसलिए कुछ खास नहीं ला पाए। ये घड़ी रखो और इसे अपना शादी का तोहफा समझना, पुनीत की पत्नी अंकिता ने कहा। वो घड़ी एक एक्सक्लूसिव पीस थी जिसकी कीमत लाखों में थी। सब लोग ऐसा तोहफा देखकर हैरान थे। थैंक यू अंकल आंटी, आप आए, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। मुझे ये गिफ्ट नहीं चाहिए, नमित ने कहा। ले लो इसे, वरना हम यहाँ से चले जाएंगे, पुनीत ने कहा। हाँ ठीक है अंकल, थैंक यू वेरी मच, आप अंदर आइए ना। नमित ने गिफ्ट एक्सेप्ट कर लिया। चलो, पुनीत ने कहा और हॉल में एंटर किया। जैसे ही उसने हॉल में एंटर किया उसकी नजर आहान पर पड़ी। पुनीत आहान को तुरंत पहचान गया। आहान को अपने भतीजे की शादी में देखकर पुनीत को बहुत हैरानी हुई। जब नमित को पता चलेगा कि आहान पुनीत एक दूसरे को जानते। तो हे गाइस, स्वागत है आपका एक और न्यू एपिसोड में। इस एपिसोड में जो चीजें होने वाली हैं सच में तबाही मचने वाली है। और गाइस, मजा आएगा इस एपिसोड को देखकर, क्योंकि इस एपिसोड में जो चीजें सामने निकल के आएंगी कतई हमने सोचा नहीं होगा कि हमें कुछ ऐसा भी देखने को मिल सकता है। तो गाइस, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड कॉमेंट कर देना। और आगे जो भी मिलेगा सच में मजा आने वाला इस एपिसोड में, कतई दिल जीत कर ले जाएगा। तो गाइस, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर लेना आगे के एपिसोड देखने के लिए। और एपिसोड में जो चीजें सामने होंगी सच में मजा आ जाएगा देखकर, क्योंकि गाइस वो कहते हैं ना, और वो पुनीत रुका था उसके बाद जो चीजें होंगी, और जब पता चलेगा कि उसने किस पर क्या चोरी का इल्जाम, क्या चीजें होंगी, सच में मजा आएगा देखकर। तो गाइस, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना आगे के एपिसोड्स देखने के लिए। एंड जिन्होंने सब्सक्राइब किया है वो लाइक एंड कमेंट कर देना प्लीज। ओके, तो चलिए देखते इस एपिसोड को कि इस एपिसोड में आगे आखिर होने क्या वाला है, क्योंकि जो चीजें सामने निकल के आएंगी इस एपिसोड में बताइए दिल को जीत कर ले जाएंगे और कुछ तबाहीदार देखने को मिलेगा। तो चलिए देखते हैं आखिर होने क्या वाला है। लेट्स डू इट। आहान को देखकर पुनीत एकदम से रुक गए। पुनीत को समझ नहीं आ रहा था कि आहान आखिर यहाँ क्या कर रहा था। पुनीत को ऐसे देखकर नमित कंफ्यूज हो गया, और साथ ही आहान और समीर को वहां देखकर उसे भी गुस्सा आया। ये दोनों अभी तक यहाँ क्या कर रहे हैं? सिक्योरिटी, इस चोर को और इसके साथी को यहाँ से धक्के मारकर बाहर निकाल दो, नमित ने गुस्से में कहा। धक्के मारकर बाहर निकाल दो? जैसे ही पुनीत और अंकिता ने ये बात सुनी, दोनों के दिल जोर से धड़कने लगे। दोनों आहान को ग्रीट करने के लिए उसकी तरफ ही जा रहे थे। अंकल आंटी, आपको इसके मुंह लगने की जरूरत नहीं है, ये दोनों चोर हैं, चोर, आप इनसे संभल कर रहना, नमित ने कहा। यह सुनकर पुनीत के चेहरे का रंग उड़ गया और अंकिता के पैर कांपने लगे। अंकल, इससे पहले नमित कुछ कह पाता, पुनीत ने उसके गाल पर कसकर थप्पड़ मारा। पुनीत का चेहरा गुस्से से लाल हो गया था और उसका पूरा शरीर कांप रहा था। नमित पुनीत की इस हरकत की वजह से हैरान था। उसने खुद को संभाला और फिर से पुनीत से कहा, अंकल, आपने मुझे थप्पड़ क्यों मारा? पुनीत ने इस बात का कोई जवाब नहीं दिया और फिर से उसे एक थप्पड़ मारा। इस बार थप्पड़ इतना तेज था कि नमित जमीन पर गिर गया और उसकी होठ से खून आने लगा। वहां मौजूद सारे गेस्ट हैरान थे। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर पुनीत ने अपने भतीजे को उसकी शादी वाले दिन थप्पड़ क्यों मारा था। किसी में भी हिम्मत नहीं थी कि वो पुनीत से सवाल करे। पुनीत और अंकिता आहान की तरफ गए और आदम ने अपना सिर झुका लिया। मिस्टर आहान, मैं नहीं जानता था कि आपके और नमित के बीच में क्या हुआ है, पर मैं आपसे उसकी गलती के लिए माफी मांगता हूँ, पुनीत ने कहा। अंकल, आप ये क्या कर रहे हैं?
आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई है। ये तो मामूली से लोग हैं, ऊपर से इन्होंने चोरी भी की है। नमित ने कहा। चुप रहो तुम, पुनीत ने गुस्से में कहा। पुनीत जानता था कि आहान कौन है, जिसके पास करोड़ों की लग्जरियस गाड़ी हो, उसे चोरी करने की क्या जरूरत थी। मिस्टर आहान, मेरा इससे बहुत दूर का रिश्ता है। पुनीत बोल ही रहा था कि आहान ने उसे बीच में रोक दिया और कहा, आपको सफाई देने की कोई जरूरत नहीं है, मैं समझता हूँ। थैंक यू। आप समझते हैं ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, पुनीत ने मुस्कुराते हुए कहा। बेवकूफ लड़के, अपनी गर्दन झुकाओ और इनसे माफी मांग लो, पुनीत ने नमित की तरफ देखते हुए कहा। पुनीत नहीं जानता था कि आहान और नमित के बीच में क्या हुआ था, पर वो इतना जरूर जानता था कि आहान को गुस्सा दिलाया नहीं जा सकता। इस डर की वजह से उसने नमित को आहान से माफी मांगने के लिए कहा। अंकल सच में चाहते हैं कि नमित इस लड़के से माफी मांगे? अरे ये लड़का है कौन जिससे मिस्टर पुनीत ऐसे बात कर रहे हैं? गेस्ट सब आपस में बात कर रहे थे। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि पुनीत किसी साधारण से दिखने वाले लड़के से इस तरह इज्जत से बात करेंगे। नमित का चेहरा शर्म से लाल हो चुका था। वो वहीं पर मर जाना चाहता था। मैं नहीं झुकूंगा, नमित ने धीरे से कहा। क्या कहा तुमने? पुनीत ने पूछा। मैं नहीं झुकूंगा, नमित ने इस बात साफ साफ कह दिया। आहान अगर अकेला होता तो नमित अपने अंकल की बात मान लेता, पर उसके साथ समीर था। समीर और नमित के बीच 36 का आंकड़ा था। दोनों एक दूसरे से नफरत करते थे और नमित किसी भी कीमत पर समीर के सामने झुकना नहीं चाहता था। उसे तमन्ना के साथ शिमला शहर छोड़कर जाना मंजूर था, पर समीर के सामने झुकना नहीं। तुम्हारी इतनी हिम्मत, पुनीत ने गुस्से में कहा और उसे मारने के लिए हाथ हवा में उठाया। इतने में आहान ने कहा, जाने दो, अगर आपका भतीजा माफी मांगना नहीं चाहता तो कोई बात नहीं। आहान का चेहरा बिल्कुल शांत था। मिस्टर आहान, पुनीत ने कुछ बोलना चाहा, पर आहान ने उन्हें हाथ का इशारा किया और रोक दिया। मुझे इस मामले को और आगे नहीं बढ़ाना, शायद आपको कोई काम नहीं होगा, पर मुझे बहुत काम है, आहान ने कहा। तो ओके, अगर आप कह रहे हैं तो मैं आपकी बात मान लेता हूं, पुनीत ने कहा। फिर वो नमित की तरफ देखते हुए बोला, इस बार तो तुम बच गए। अगर आगे से ऐसा कुछ किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। समीर, चलो चलते हैं यहाँ से, आहान ने समीर की तरफ देखते हुए कहा। बस समीर का सारा ध्यान तमन्ना पर था। तू तमन्ना? समीर तमन्ना से कुछ कहना चाहता था, पर उसके नाम के अलावा वो कुछ और नहीं कह पाया। समीर को देखकर तमन्ना की आंखों में भी आंसू आ गए थे। क्या तुम इसके साथ जाना चाहती हो? तमन्ना और समीर को एक दूसरे के लिए तड़पता देख आहान से रहा नहीं गया और उसने सीधा तमन्ना से सवाल कर दिया। आहान जानता था कि अगर आज उसने समीर की मदद नहीं की तो समीर जिंदगी भर पछताएगा और कभी इस बात से उबर नहीं पाएगा। यह उसने कोशिश ही नहीं की। आहान की यह बात सुनकर समीर में भी हिम्मत आ गई। उसने तमन्ना से पूछ ही लिया, तमन्ना, क्या तुम मेरे साथ चलोगी? समीर की यह बात सुनकर सब हैरान थे। नमित और तमन्ना की अभी अभी शादी की कुछ रस्में पूरी हुई थी और कुछ ही रस्में होने वाली थी, और ऐसे में समीर का ऐसा सवाल पूछ लेना सबको अजीब लग रहा था। तुम्हारी इतनी हिम्मत? नमित ने समीर को पंच करने के लिए हाथ उठाया, पर आहान ने उसे रोक लिया। जाने दो, समीर को हाथ भी मत लगाना, इतना कहकर आहान ने नमित का हाथ पकड़ लिया और कहा, एक बात दोनों फैसला कर ले, फिर मैं तुम्हारा हाथ छोड़ दूंगा। समीर और तमन्ना दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। अगर दोनों ने आज कोई फैसला नहीं लिया तो फिर दोनों जिंदगी भर पछताते। आहान ऐसा नहीं होने दे सकता था। तमन्ना, कुछ तो कहो, क्या तुम मेरे साथ चलोगी? समीर ने एक बार फिर से पूछा। तमन्ना ने फिर से कुछ नहीं कहा। समीर एक आखिरी कोशिश करना चाहता था, इसलिए वो अपने घुटनों पर बैठा और तमन्ना से पूछा, तमन्ना, विल यू मैरी मी? ये बहुत ही ड्रामेटिक सीन था। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो कैसे रिएक्ट करे। Oh my God. सब वहां खड़े हुए तमाशा देख रहे थे। हाँ, फाइनली तमन्ना ने रोते हुए कहा और समीर के प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लिया। ये क्या तमाशा है? नमित ने कहा और अपना हाथ छुड़वाने की कोशिश की। आहान ने उसे धक्का दिया और नमित कुछ मीटर दूर जाकर गिरा। तमन्ना दौड़कर समीर के गले लग गई। आई लव यू तमन्ना। समीर ने तमन्ना को कसकर बाहों में भर लिया। आई लव यू टू समीर, तमन्ना ने कहा। ये शादी नहीं हो सकती, पीछे से आवाज आई। ये आवाज तमन्ना के पिता राजेंद्र की थी। उसने समीर को पीछे किया और समीर
और तमन्ना के बीच में आकर खड़ा हो गया। तमन्ना मेरी बेटी है और अब नमित की पत्नी भी, तुम उससे शादी नहीं कर सकते, राजेंद्र ने गुस्से में कहा। पर डैड, इससे पहले तमन्ना कुछ बोल पाती, उसके पिता ने उसे थप्पड़ मारकर चुप कर दिया। तमन्ना की आंखें पहले से नम थी और अब इस थप्पड़ के बाद उसकी आंखों में आंसू मोती की तरह बहने लगे। तुम्हें शर्म नहीं आती क्या? नमित से शादी हो जाने के बाद भी तुम इसके साथ जाने के लिए तैयार हो गई, राजेंद्र ने गुस्से में कहा। यह देखकर समीर को गुस्सा आ गया। राजेंद्र तमन्ना के पिता थे, इसलिए समीर ने उन्हें कुछ नहीं कहा। इसलिए उसने अपना गुस्सा छिपाया और कहा, अंकल, अभी तमन्ना की शादी नमित से नहीं हुई है, कुछ रस्में अभी भी बाकी हैं। यह सब बकवास है। अगर तुमने तमाशा नहीं किया होता तो अभी भी मेरी बेटी मंडप पर होती और उसकी शादी हो चुकी होती, राजेंद्र ने कहा। राजेंद्र को नमित बहुत पसंद था क्योंकि वो पैसे वाला था और उसका फ्यूचर भी सिक्योर था। वहीं दूसरी तरफ समीर के पास इतने पैसे नहीं थे। समीर और तमन्ना एक दूसरे से यूनिवर्सिटी के दौरान से प्यार करते थे, पर फिर भी राजेंद्र ने तमन्ना की शादी जबरदस्ती नमित से करवाने का फैसला किया। राजेंद्र अपनी बेटी की शादी एक अच्छे घर में करना चाहता था, न कि उससे जिससे वो प्यार करती थी। अंकल, मैं ऐसा क्या करूं कि आप मेरे और तमन्ना के रिश्ते के लिए मान जाएं? समीर ने कहा। समीर एक बार तमन्ना को खो चुका था, पर वो इस बार नहीं खोना चाहता था। उसके लिए वो कुछ भी करने के लिए तैयार था। इस वक्त समीर के घर और बिजनेस की हालत बहुत खराब थी, इसलिए वो उन्हें सच नहीं बता सकता था। पर राजेंद्र अपनी बेटी के लिए जो भी मांगता समीर वो जरूर करता। राजेंद्र जानता था कि समीर कैसा है, इसलिए उसने बिना सोचे समझे कहा, अगर तुम मुझे 1 करोड़ दे सकते हो तो मैं तुम्हारे और तमन्ना के रिश्ते को मान जाऊंगा। गेस्ट्स के बीच में फिर से हलचल शुरू हो गई। राजेंद्र ने जितने पैसे मांगे थे वो बहुत ज्यादा थे। वहां बहुत सारे ऐसे लोग थे जो इतना पैसे नहीं दे सकते थे, और अगर दे सकते थे तब भी एक लड़की के लिए नहीं देते। अब सब समीर के जवाब का इंतजार कर रहे थे। ठीक है, समीर ने कहा। सारे लोग हैरान हो गए। समीर की हैसियत से अब सब वाकिफ थे। सबको पता था कि उसका एक मामूली सा कैटरिंग बिजनेस था और एक रेस्टोरेंट था। सब सोच रहे थे कि वो इतने पैसे आखिर कहां से लाएगा। तुम्हारे पास 1 करोड़ है, राजेंद्र ने मुंह बनाते हुए कहा। तुमने मुझे समझ क्या रखा है? मैं बूढ़ा भले ही हूँ पर इतना पागल नहीं हूँ। अपनी खोखली बातें ना अपने पास रखो, राजेंद्र ने कहा। मेरे पास अभी 1 करोड़ नहीं है, पर मैं इकट्ठा कर लूंगा। 3 दिन, आप मुझे 3 दिन दीजिए और मैं पैसे लेकर आऊंगा, समीर ने कॉन्फिडेंस के साथ कहा। पापा, आप इसके बाद का भरोसा मत कीजिए, इसके पास इतने पैसे हो ही नहीं सकते, नमित ने कहा। उसे अच्छे से पता था कि समीर के पास इतने पैसे नहीं होंगे, पर शायद आहान के पास हो। अगर आहान ने पैसे दे दिए तो वो हार जाएगा। मेरा विश्वास कीजिए, मैं कहीं से भी 1 करोड़ लेकर आऊंगा, समीर ने राजेंद्र को विश्वास दिलाते हुए कहा। राजेंद्र ने इनकार करते हुए कहा, मेरा मन बदल गया है, मुझे अब 5 करोड़ चाहिए। अगर तुम 5 करोड़ दे सकते हो तो तमन्ना तुम्हारे साथ जाएगी। समीर परेशान हो गया। 1 करोड़ भी उसके लिए बहुत बड़ी बात थी। अब तो वो 5 करोड़ कहां से लाएगा? अंकल, समीर ने झुंझलाते हुए कहा, आप अपनी बेटी की शादी कर रहे हैं या उसे बेच रहे हैं? इससे तुम्हें क्या मतलब है? अगर तुम्हें तमन्ना से शादी करनी है तो 5 करोड़ रुपए लेकर आओ, वो हमेशा के लिए तुम्हारी हो जाएगी, वरना तुम यहाँ से चले जाओ और आज के बाद कभी अपनी शक्ल मत दिखाना, राजेंद्र ने कहा। 5 करोड़? बताओ, तुम इतने पैसे ला सकते हो? नमित ने समीर का मजाक उड़ाते हुए कहा। तुम इतने पैसे ला ही नहीं सकते, तुम्हारे पास इतने पैसे है ही नहीं, तुम्हारी इतनी औकात ही नहीं है, नमित ने कहा। औकात की बात मत करो, एक आवाज ने कहा और सारा ध्यान अब उस तरफ था। ये आवाज आहान की थी। आहान नमित के सामने चलकर आया और फिर उससे कहा, तुम्हें लगता है कि समीर के पास इतने पैसे नहीं है? हाँ, लगता है क्या? मुझे तो यकीन है कि इसके पास पैसे नहीं है, नमित ने दांत पीसते हुए कहा। और अगर उसके पास इतने पैसे हुए तो? आहान ने कहा, अगर ऐसा हुआ तो मैं तुमसे और इस समीर से दोनों से पैर पकड़कर माफी मांगूंगा, नमित ने कहा। ठीक है, फिर तुमने अभी अभी जो कहा है उसे याद रखना, आहान ने कहा। और तुम भी ये समझ लो कि पैसे समीर को देने हैं, तुम्हें नहीं, नमित ने कहा। नमित नहीं जानता था कि आहान का बैकग्राउंड क्या है,
इसलिए उसने पहले ही सेफ खेलने का फैसला किया। आहान ने नमित की बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और सीधा राजेंद्र के पास गया और बोला, आपको इनका रिश्ता एक्सेप्ट करने के लिए 5 करोड़ चाहिए, तुम इसकी जगह पैसे दोगे? राजेंद्र समीर के बारे में तो जानता था पर आहान के बारे में नहीं। फिर भी पुनीत का आहान की तरफ बर्ताव देखकर वो समझ गया था कि आहान कोई मामूली इंसान नहीं है। अगर आहान पैसे देगा तो वो मना नहीं कर पाएगा। नहीं, मैं किसी की जगह पैसे नहीं दूंगा, पैसे समीर के ही होंगे, आहान ने कहा। ऐसा हो ही नहीं सकता, राजेंद्र ने कहा। पूरे हॉल में सन्नाटा था। सब जानते थे कि समीर के पास इतने पैसे होना नामुमकिन है। फिर आहान इतने कॉन्फिडेंस के साथ क्यों कह रहा था कि वो पैसे दे देगा? ये कार्ड लो, इसमें 25 करोड़ रुपए हैं, आहान ने कहा और राजेंद्र की तरफ कार्ड देने के लिए अपना हाथ बढ़ाया। 25 करोड़ सुनकर हॉल में मौजूद हर इंसान की आंखें खुली की खुली रह गई। ऐसा भी तो हो सकता है कि ये तुम्हारा कार्ड है, नमित ने कहा। फाइनेंस डिपार्टमेंट से ऑफिशियल को बुलाकर इसे चेक करवा लो, आहान ने कहा। आहान और समीर का कॉन्फिडेंस देखकर नमित और राजेंद्र को पसीना आने लगा। आगे क्या? मुझे नहीं लगता कि यह सब करने का कोई फायदा है। मैं इसके परिवार को अच्छे से जानता हूँ, इसके पास इतने रुपए हो ही नहीं सकते। आपको मेरी बात पर विश्वास नहीं हो रहा है? आहान ने पूछा। नहीं, अगर इस कार्ड में इतने रुपए होते तो मैं इससे 1 पैसा भी नहीं लूंगा और तमन्ना को इसके साथ खुशी खुशी जाने दूंगा, राजेंद्र ने समीर की तरफ देखते हुए कहा। ठीक है, फाइनेंस डिपार्टमेंट से भी लोग अभी बस आते ही होंगे, उनके आने के बाद सब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, आहान ने कहा। ठीक है, देख लेंगे। हॉल में मौजूद सब लोग आपस में बात कर रहे थे। किसी को भी विश्वास नहीं हो रहा था कि उस कार्ड में इतने रुपए हो सकते हैं। ऊपर से आहान ने कह दिया था कि वो कार्ड समीर का है। अगर वो कार्ड आहान का होता तो लोग फिर भी भरोसा कर लेते, क्योंकि वो आहान के बारे में नहीं जानते थे। इसके पास रुपए हो ही नहीं सकते। 25 करोड़? मुझे लगता है इसके पास 25 लाख भी नहीं होंगे। समीर का दोस्त सिर्फ अब हमारा टाइम वेस्ट कर रहा है। पता नहीं इसे हीरो बनने का क्या शौक है। जब सब इस तरह की बातें कर रहे थे तभी फाइनेंस डिपार्टमेंट के लोग वहां आ गए। गुड इवनिंग सर, किस कार्ड की वैल्यू चेक करनी है? उनके हेड ने पूछा। ये लीजिए, ताहान ने कार्ड देते हुए कहा। कार्ड लेकर वो लोग वहां से चले गए। पूरे हॉल का माहौल बहुत अलग था। सबके चेहरे पर चिंता, परेशानी और उलझन थी। इस बीच आहान और समीर दोनों बहुत ही शांत थे। उनको ऐसे देख के तमन्ना भी थोड़ी कॉन्फिडेंट थी, फिर भी उसे थोड़ा डर लग रहा था। वही नमित ये सोच रहा था कि ये दोनों शांत है, कहीं मुझे सच में इनसे माफी ना मांगनी पड़ जाए। राजेंद्र भी इसी सोच में था। नहीं, मैंने ज्यादा तो नहीं बोल दिया। अगर सच में इसके पास इतने रुपए हो तो मुझे अपनी बेटी की शादी इससे करवानी पड़ेगी। क्या मुसीबत है। कुछ देर बाद वहां फाइनेंस ऑफिसर आया। सबकी धड़कनें बहुत तेज हो गई थी। सब जानना चाहते थे कि आखिर उस कार्ड में कितने रुपए थे। कितने रुपए इस कार्ड में? नमित से रहा नहीं गया और उसने तुरंत पूछ लिया। उस अफसर ने पहले कुछ नहीं कहा, बल्कि पहले सबकी शक्ल देखी। वो जानता था कि कार्ड की सच्चाई जानने के बाद सब हैरान होने वाले थे। नमित सर, इस कार्ड का बैलेंस 25 करोड़ रुपए है, फाइनेंस ऑफिसर ने फाइनली कहा। सबके पैरों तले जमीन खिसक गई और उनकी आंखें खुली की खुली रह गई। कोई भी विश्वास नहीं कर पा रहा था कि उस कार्ड में इतने रुपए हैं। नमित ने 3 कदम पीछे लिए। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ये कैसे मुमकिन है? नमित ने परेशान होते हुए कहा। उसके चेहरे का रंग बिल्कुल उड़ गया था। फिर अचानक नमित बोला, ये कार्ड किसका है? क्या ये इस आदमी का है? नमित को याद आया कि आहान ने कहा था कि ये पैसे समीर के हैं, इसलिए कार्ड पर समीर का नाम होना जरूरी था। ये कार्ड किसी मिस्टर समीर सचदेव के नाम पर है, फाइनेंस ऑफिसर ने कहा। सबके शरीर पर मानो बिजली गिर गई हो। इस बात में कोई शक नहीं था कि ये रुपए समीर के ही थे। वे ऑफिसर्स अपने साथ रिसिप्ट लेकर आए जो इस बात को साबित करती थी। तुम झूठ बोल रहे हो, मुझे रिसिप्ट दिखाओ, नमित ने कहा। ये लीजिए सर। ऑफिसर ने नमित को रिसिप्ट दे दी। नमित ने बार बार उस रिसिप्ट को देखा। उस रिसिप्ट से ही साबित हो गया कि वो कार्ड समीर का था और उसमें 25 करोड़ रुपए थे। ऐसे बार बार रिसिप्ट को देखकर सच्चाई बदल नहीं जाएगी। मान लो तुम हार चुके हो, आहान ने एटीट्यूड के साथ कहा।
नमित के पास इस बात का कोई जवाब नहीं था। राजेंद्र के पास भी अब कोई चारा नहीं बचा था। उसे अपनी बेटी का हाथ समीर के हाथ में देना ही पड़ा। तमन्ना, तुम समीर के साथ जा सकती हो, राजेंद्र ने कहा। थैंक यू डैड, तमन्ना ने अपने आंसू पोंछे और कहा। वो खुश थी कि भले कुछ भी हुआ हो, अंत में सब अच्छा ही हुआ। अंकल, आप चिंता मत कीजिए, मैं तमन्ना का पूरा ध्यान रखूंगा, समीर ने तमन्ना का हाथ पकड़ते हुए कहा। समीर का दिल बहुत साफ था। राजेंद्र ने भले ही इतनी देर कुछ भी कहा हो, पर वो तमन्ना के पिता थे। तमन्ना से शादी के बाद वो समीर के भी ससुर होंगे और उसने उन्हें सम्मान से आदर से बात की। मुझे तुम पर भरोसा है, राजेंद्र ने कहा। अब ये रिश्ता पक्का हो गया है, तो मैं आपके अकाउंट पे 50 लाख रुपए गिफ्ट के तौर पर ट्रांसफर करवा दूंगा, आहान ने कहा। मिस्टर हान, मैंने हार मान ली है, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, राजेंद्र ने कहा। और ये अमाउंट बहुत ज्यादा है, मैं इतने रुपए नहीं ले सकता। राजेंद्र इतने रुपए लेने से घबरा रहा था। कोई भी अमाउंट मेरा दोस्त समीर की खुशी से ज्यादा नहीं है, आहान ने कहा। इस बात पर समीर ने कुछ नहीं कहा। आहान ने समीर की बहुत मदद की थी। अब अगर वो कुछ बोलता तो वो आहान की इंसल्ट होती, इसलिए वो चुप रहा। ठीक है, राजेंद्र ने कहा। मैं तुम्हें इस बार माफ करना, क्योंकि जो मेरे दोस्त को चाहिए था वो उसे मिल गया। पर अगर आज के बाद कभी भी तुमने इसकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम क्रिएट की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, आहान ने नमित से कहा। समझ गया, नमित ने अपनी गर्दन झुकाते हुए कहा। चले, आहान ने समीर और तमन्ना से पूछा। हाँ, समीर ने तमन्ना का हाथ पकड़ते हुए कहा। इतना सब हो जाने के बाद आहान, समीर और तमन्ना वहां से चले गए। लिफ्ट से नीचे उतरते वक्त आहान ने समीर से कहा, समीर, तुम ये पैसे रख लो, तुम्हें इनकी जरूरत पड़ेगी। इनकी मदद से तुम अपना बिजनेस बढ़ा सकते हो। ठीक है, मैं ये रुपए लोन समझ कर रख लेता हूँ। जब मैं इतने रुपए कमा लूंगा तब ये सब पैसे वापस कर दूंगा, समीर ने कहा। समीर के लिए हमेशा रिश्ते मायने रखते थे, पर आज उसे समझ आ गया था कि पैसा कितना जरूरी है। पैसे के बिना सब तुम्हें नालायक और फटीचर ही समझेंगे। पहले समीर ने पैसे लेने से मना कर दिया था, क्योंकि उसे लग रहा था कि वो आहान के पैसे चुका नहीं पाएगा। पर इस बार वो कोशिश करना चाहता था। इतने बड़े अमाउंट के साथ वो अपने बिजनेस को अच्छे से बढ़ा सकता था। ठीक है, आहान ने मुस्कुराते हुए कहा। दरअसल आहान जानता था कि समीर में बहुत काबिलियत थी, पर उसे आज तक कोई अच्छा मौका नहीं मिला था। इतना कहकर आहान वहां से निकल गया और स्प्रिंग कॉर्पोरेशन पहुंचा। अपने विला में पहुंचने के बाद आहान ने देखा कि शनाया वहां नहीं थी। उसका दिल बैठ गया। आहान का सच जानने के बाद दोनों बैठकर आपस में ढंग से एक बार बात भी नहीं कर पाए हैं। कोई न कोई मुसीबत आगे ही आती रही और वो दोनों अपने पर्सनल डिफरेंसेस खत्म नहीं कर पा रहे थे। पता नहीं कौन सी दीवार जो हम दोनों के बीच है वो आ गई है। ये सब कब ठीक होगा? हाय मिस अस शनाया, हाय मिस अस, आहान ने मन में कहा। आहान बहुत मायूस हो रहा था। ये सब उसके साथ पहली बार हो रहा था, इसलिए वो समझ नहीं पा रहा था कि इस सिचुएशन में वो क्या करते हैं। आहान इन्हीं बातों में खोया हुआ था कि तभी एक अननोन नंबर से फोन आया। आहान, जैसे ही आहान ने फोन उठाया, सामने से एक आवाज आई। ये आवाज कनक की थी। आहान कनक का कॉल देखकर हैरान हो गया था। उसे नहीं पता था कि आखिर कनक उसे क्यों फोन कर रही है। बोलो, क्या काम है? आहान ने कहा। क्यों, मैं बिना किसी काम के आपको कॉल नहीं कर सकती क्या? कनक ने थोड़ा चुलबुली आवाज में कहा। फिर उसे लगा कि शायद आहान को यह अच्छा न लगे, इसलिए उसने कहा, अच्छा ठीक है, मुझे आपसे कल मिलना है। कनक ने कहा, मैं फ्री नहीं हूं, मुझे काम है। आहान ने टालने की कोशिश की। मुझे आपको बताना है मिलकर कुछ, कनक ने कहा। क्या बताना है, अभी बता दो। ये बात शनाया के बारे में है और आपको मिलकर ही बता सकती हूँ ये, कनक ने कहा। शनाया के बारे में? आखिर कनक शनाया के बारे में क्या बताना चाहती थी? शनाया, क्या हुआ उसे? आहान ने पैनिक करते हुए कहा। अब आपके पास टाइम है? कनक ने ताना मारते हुए कहा। हाँ बताओ, कहाँ मिलना है? आहान ने कहा। शनाया का नाम सुनते ही आहान बहुत पॉजिटिव और भावुक हो जाता है। आहान जानता था कि कनक ने इस वजह से ही शनाया का नाम लिया था। मॉल रोड, कल दोपहर 4 बजे। कनक ने बिना और आहान के जवाब का इंतजार किए फोन रख दिया।
वो जानती थी कि शनाया का नाम सुनकर आहान कभी आने के लिए मना नहीं करेगा। मॉल रोड शिमला का सबसे भीड़ भाड़ वाला इलाका है। वहाँ हर वक्त चहल पहल रहती है। दोपहर के 4 बजे थे और वहाँ पे टूरिस्ट का आना जाना था। आहान ने अपनी गाड़ी पार्क की और कनक का इंतजार करने लगा। कुछ मिनट बाद आहान के सामने एक काली रेंज रोवर आकर खड़ी हो गई। ड्राइवर सीट की खिड़की नीचे हुई और कनक ने कहा, अंदर आ जाओ। आहान पैसेंजर सीट पर बैठ गया। आहान को बहुत अजीब लग रहा था। कनक को समझ पाना बहुत मुश्किल था। कभी वो बहुत ही पत्थर दिल और तो कभी उसमें बचपना होता था। कभी वो किसी से सीधे मुंह भी बात करती थी और कभी चुलबुली होती थी। आहान ने अपने थॉट्स को अवॉइड किया और कनक से पूछा, कहो तुम्हें शनाया के बारे में क्या बात करनी है? कहाँ है वो? इतनी भी जल्दी क्या है? मेरे साथ शॉपिंग कर लो, फिर मैं बताती हूँ। कनक ने मुस्कुराते हुए कहा। आहान को कनक की बात बहुत अजीब लगी। कनक उससे मान सकती थी कुछ भी, पर उसे शॉपिंग क्यों करनी थी? ये लड़की इतनी अजीब क्यों है? आहान ने मन में सोचा और अपना मुंह बिगाड़ा। क्या हुआ, तुम्हारा मन नहीं है? कनक ने आहान की शक्ल देखने के बाद पूछा। नहीं, चलो, आहान ने बिना मन कहा। वो कनक को किसी भी मुसीबत से बचा सकता था, पर शॉपिंग करना उसे बहुत आफत का काम लग रहा था। पर क्योंकि बात शनाया की थी, इसलिए उसने मना नहीं किया। चलो फिर, कनक ने कहा और एक्सेलरेटर दबाया। उसकी कार हवा को चीरते हुए आगे निकलती। क्योंकि वहां बहुत सारे लोग थे, सब उसे ही देख रहे थे। अरे धीरे चलाओ, आहान ने कहा। आहान नहीं चाहता था कि इतनी भीड़ भाड़ वाली जगह कोई हादसा हो जाए। क्यों, तुम्हें डर लग रहा है? तुम तो रेस चैंपियन हो, फिर डर किस बात का? कनक ने हंसते हुए कहा और स्पीड और बढ़ा ली। कनक की कार स्पीड से आगे गई। बाप रे, इस कार का ड्राइवर तो पागल है क्या? कनक के पीछे एक पीले रंग की स्पोर्ट्स कार थी जिसे एक आदमी चला रहा था। उसने कहा, सुमित धीरे चलो। उसके बगल में बैठी हुई लड़की ने डरते हुए कहा। पहले उस लड़की को लग रहा था कि फास्ट ड्राइविंग बहुत कूल होती है, पर अब जब वो सुमित के साथ बैठी थी तब उसे बहुत डर लग रहा था। तुम डर क्यों रही हो? मैं हूं ना तुम्हारे साथ, सुमित ने कहा। सुमित प्लीज थोड़ा धीरे चलाओ, उस लड़की ने फिर से रिक्वेस्ट की। नहीं, लगता है इसे बताना पड़ेगा कि असली रेसर कौन है, सुमित ने कनक की कार को चैलेंज करते हुए कहा। कनक भी ये बात समझ गई थी और उसने अपनी कार की स्पीड बढ़ाई और सीधे एक मॉल के आगे रोकी और उस येलो स्पोर्ट्स कार का इंतजार करने लगी। कुछ मिनट बाद वो कार वहां आई। सुमित बहुत गुस्से में था क्योंकि वो हार चुका था। इससे भी ज्यादा उसे इस बात की शर्म आ रही थी कि उसने अपनी गर्लफ्रेंड के सामने एटीट्यूड दिखाया था और अब वो हार गया था। सुमित गाड़ी से उतरा और उसने अपने गेट को पटका। जब उसने देखा कि ड्राइवर एक लड़की थी, वो भी इतनी खूबसूरत, तब उसका गुस्सा शांत हो गया। वो कनक के पास गया और बोला, हेलो ब्यूटीफुल, मेरा नाम सुमित है। आपकी ड्राइविंग स्किल्स तो बहुत ही अच्छी हैं। आई नो, इसलिए तो तुम इतनी बुरी तरह से हार गए, कनक ने एटीट्यूड में कहा। एटीट्यूड? मुझे ऐसी लड़कियां बहुत पसंद है, सुमित ने फ्लर्ट करते हुए कहा। गेट लॉस्ट। ओके, हिल्टन का लग्जूरियस सूट बहुत अच्छा है। लेट्स गो टुगेदर एंड गेट लॉस्ट देयर टुगेदर, सुमित ने कहा। अच्छा, आर यू श्योर यू वांट टू डू दैट? कनक ने पूछा। यस, व्हाट अबाउट यू? सुमित ने कहा। आई डोंट नो, हाउ विल माय बॉयफ्रेंड रिएक्ट? कनक ने आहान की तरफ देखते हुए कहा। कनक ने आहान को अपना बॉयफ्रेंड बताया था। कनक ने ऐसा क्यों किया था? और आहान ने, तुम्हारा बॉयफ्रेंड? सुमित ने आहान की तरफ देखते हुए कहा। इस बात को सुनकर आहान के चेहरे पर कोई रिएक्शन नहीं था। वो बस पैसेंजर सीट पर कैजुअली बैठा था। सुमित पैसेंजर सीट की तरफ गया और उसने कार का दरवाजा खोला। उसने ऊपर से नीचे तक आहान को जज किया और फिर कनक से बोला, ये तुम्हारा बॉयफ्रेंड है? हाँ, कोई प्रॉब्लम है? कनक ने कहा। हाँ, बिल्कुल प्रॉब्लम है। तुम्हारी चॉइस तो बहुत खराब है। तुम ऐसे लड़के को अपना बॉयफ्रेंड कैसे बना सकती हो? सुमित ने कहा। फिर उसने आहान को ऑर्डर देते हुए कहा, लड़के, कार से बाहर निकलो। आहान मुस्कुराया और कार से नीचे उतर गया। ये देखकर कनक को गुस्सा आ गया। कनक ने आहान को अपना बॉयफ्रेंड सिर्फ इसलिए बताया था क्योंकि वो देखना चाहती थी कि आहान इस पर कैसा रिएक्ट करता है। आहान का कोई रिएक्शन ना देखकर और सुमित के कहने पर तुरंत नीचे उतर जाने पर कनक को अच्छा नहीं लगा। वहीं सुमित को भी अजीब लगा। उसने आहान का मजाक उड़ाते हुए कहा, तुम तो किसी काम के नहीं हो,
मुझे लगा कि तुम्हें कार से उतरने के लिए मुझे अपना टाइम वेस्ट करना पड़ेगा और तुम तो एक बार में ही मांगे। वो दिमागदार। इतना कहकर सुमित पैसेंजर सीट पर बैठ गया। ब्यूटीफुल, कहाँ जाना पसंद करेंगी आप, हिल्टन या फिर प्राउंट्री होटल? सुमित ने कनक से पूछा। मेरी कार से बाहर निकलो, कनक ने गुस्से में कहा। इतना दिखावा करने की क्या जरूरत है? तुम जैसे अपना बॉयफ्रेंड बता रही हो उसे तुम में कोई दिलचस्पी नहीं है, और जिसे तुम में दिलचस्पी है उसके साथ तुम ऐसा कर रही हो। Not fair। सुमित ने कहा। मैं 3 तक गिनूंगी, अगर तुम उतर गए तो ठीक, वरना आगे जो होगा उसके लिए मुझे ब्लेम मत करना, कनक ने कहा। मैं तुम्हें मेरे साथ रात बिताने के लिए 1 लाख रुपए दूंगा, सुमित ने कहा। 3, कनक ने कहा। मुझे एटीट्यूड मत दिखाओ, टाइम अप, कनक ने कहा और एक्सेलरेटर दबाया और सुमित की येलो स्पोर्ट्स कार को अपनी कार से टक्कर मारी। टक्कर इतनी तेज थी, एक कार के पास खड़ी लड़की जो सुमित के साथ आई थी वो जोर से चिल्लाई। उसे समझ ही नहीं आया कि आखिर क्या हुआ था वहां। आहान भी ये देखकर हैरान हो गया। एक ही टक्कर में सुमित की कार कचरा हो गई। वो एक तरफ से पूरी तरीके से डैमेज हो चुकी थी। यू क्रेजी वुमन, ये तुमने क्या किया? सुमित ने कहा और फिर कनक पर अटैक करने के लिए हाथ उठाया, और कनक में ज्यादा फुर्ती थी। इससे पहले सुमित कुछ कर पाता, कनक ने उसे पंच किया और उसका सर कार की खिड़की से टकरा गया। फिर कनक ने कार रिवर्स की और सुमित की कार से टक्कर मारी। एक ही टक्कर के साथ सुमित की कार पूरी तरह चकनाचूर हो गई। आहान वहीं पास में खड़ा था और वो सोच रहा था कि कनक तो समझना नामुमकिन है। हमें कुछ देर पहले वो शांत और चुलबुली थी और अभी इसने इतना बड़ा कांड कर दिया था। कनक बहुत अजीब थी। एक लड़के ने बस उसे फ्लर्ट किया और कनक ने उसकी कार की धज्जियां उड़ा दी। आहान डिसअपॉइंटमेंट में अपनी गर्दन हिला रहा था। स्टूपिड वुमन, सुमित ने कहा और कार से उतर गया। कनक भी अपनी कार से उतरी और वहीं का हल्का सहारा लेकर खड़ी हो गई। आप बताओ कहाँ चलना है? कनक ने सुमित से कहा। मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, सुमित ने गुस्से में कहा। उसने कुछ लोगों को कॉल किया और वहां पहुंचने के लिए कहा। कनक के चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन ना देखकर सुमित को गुस्सा आ गया। उसे लगा कनक से बात करना बेकार है, इसलिए वो आहान के पास गया। उसकी नजर में आहान एक सीधा साधा आदमी था जिसे वो आसानी से हला सकता था। इसका नाम क्या है? सुमित ने आहान से पूछा। मुझे नहीं पता, आहान ने जवाब दिया। तुम उसके बॉयफ्रेंड हो, तुम्हें नाम नहीं पता, ऐसे कैसे हो सकता है? सुमित ने थोड़ा गुस्से में कहा। वो अभी कनक के पास था और अब आहान भी उसे एटीट्यूड दिखा रहा था। ये बात उसे हजम नहीं हो रही थी। बॉयफ्रेंड बनने के लिए नाम पता होना जरूरी नहीं है। तुम भी तो उसके बॉयफ्रेंड बनना चाहते हो, तुम्हें नहीं पता ना उसका नाम? आहान ने हंसते हुए कहा। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसका नाम क्या है क्या नहीं, पर अभी जो हुआ वो सही नहीं हुआ और इससे मुझे बहुत फर्क पड़ता है, सुमित ने गुस्से से उबाल मारते हुए कहा। क्या मतलब है तुम्हारा? आहान ने पूछा। ये कार मैंने बाहर से इंपोर्ट करवाई थी और इसे मॉडिफाई करवाने के लिए मैंने बहुत पैसे खर्च किए हैं। ये कार 50 लाख से भी ऊपर की है। तुम्हारे इस गर्लफ्रेंड ने 50 सेकंड में इसका काम तमाम कर दिया, सुमित ने कहा। हुआ तो बहुत बुरा तुम्हारे साथ, आहान ने उसका मजाक बनाते हुए कहा। अब तुम्हें पैसे चाहिए होंगे ना? हाँ, मुझे इसके पैसे चाहिए। इस कार को आज सिर्फ 6 महीने ही हुए थे। मैं 50 लाख से 1 रुपया कम नहीं लूंगा, सुमित ने कहा। मेरे पास पैसा नहीं है, आहान ने अपने हाथ फैलाते हुए कहा। फालतू पंगे मत लो, सुमित ने कहा। तुम हो कौन जो मैं तुमसे मुंह लगूं? आहान ने चिढ़ते हुए कहा। ये सुनकर सुमित को बहुत गुस्सा आया। उसने आहान को मारने के लिए हाथ उठाया, पर इतने में आहान ने उसका गला पकड़ा और जमीन से ऊपर उठा दिया। सुमित का दम घटने लगा। उसे सांस लेने में भी बहुत तकलीफ हो रही थी। चो मुझे, सुमित ने खांसते हुए बोलना शुरू किया। सुमित का चेहरा बिल्कुल लाल हो चुका था। आहान को इस सबसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। उसे बस अपनी ताकत का थोड़ा ही इस्तेमाल करना था और सुमित की ये हालत हो गई थी। आहान किसी नई मुसीबत में नहीं पड़ना चाहता था, इसलिए उसने उसे छोड़ दिया। सुमित वहीं जमीन पर गिर गया। अपनी औकात में रहकर पंगा लिया करो, समझे? आहान ने कहा। इससे पहले सुमित खुद को संभाल पाता और कोई जवाब दे पाता, वहां को स्पोर्ट्स कार्स आई और आहान के चारों तरफ चक्कर लगाने लगी। ये सब देखकर सुमित मुस्कुराने लगा। उसकी मदद करने लोग वहां आ चुके थे। सुमित ने मन में सोचा, अब
कि अब नहीं जा पाओगे। आहान चुपचाप वहां खड़े होकर सब देख रहा था। उसे समझ आ गया था कि अब यहाँ कोई नई मुसीबत से निपटना होगा उसे। अचानक सारी कार के ब्रेक एक साथ लगे और एक बहुत इरिटेटिंग आवाज के साथ कार रुक गई। कार में से बहुत सारे लड़के और लड़कियां बाहर निकले। सब सुमित जितने ही थे। सुमित भाई, क्या ये वही है जिसने आपकी कार का ये हाल किया है? एक लड़के ने आगे आते हुए कहा। नहीं, मेरी कार का हाल इसने किया है, इसने, सुमित ने कहा और उसने आगे कनक की तरफ इशारा करते हुए कहा। कनक इस वक्त अपने हाथ क्रॉस किए कार का सहारा लेकर खड़ी हुई थी। उसके मन में कोई डर नहीं था। सबकी नजर कनक पर कैद थी। सब उसे देखते ही रह गए। उसका चेहरा, उसकी बॉडी और उसका कॉन्फिडेंस सब एक साधारण लड़की से बहुत ऊपर था। सुमित भाई, ये लड़की इतनी खराब तो नहीं है, उस लड़के ने कहा। सिर्फ अच्छी ही नहीं, ये खतरनाक भी है, सुमित ने कहा। जैसी भी है इसे अपना बना लूं, उस लड़के ने कहा। चुप रहो और दूर हटो उससे, सुमित ने गुस्से में कहा। जैसे ही सुमित ने ये बात कही, वो पीछे हट गया। सुमित की अपने ग्रुप में बहुत इज्जत थी, शायद इसलिए ही उसके एक सेंटेंस से उस लड़के ने कनक की तरफ देखना बंद कर दिया था। इसके बाद सुमित आहान के पास गया। वो कनक के साथ कुछ करे इससे पहले वो आहान को सबक सिखाना चाहता था। तुम अगर बचना चाहते हो तो अपनी गलती के लिए माफी मांग लो। मैं तुम्हें एक मौका दे रहा हूँ, सुमित ने आहान से कहा। तुम कल क्या लड़के चाहते हो कि मैं तुमसे माफी मांगू? आहान ने कहा। सुमित को पहले लगा कि इतने सारे लोगों को देखकर आहान डर जाएगा, पर डर तो दूर की बात, आहान उसे उल्टा जवाब दे रहा था। सुमित भाई, आप इतना बात क्यों कर रहे हैं? इसकी दोनों टांगे तोड़ दीजिए और माफी मंगवाइए, मजा आएगा, एक लड़के ने सिगरेट पीते हुए कहा। उसका नाम विशाल था। विशाल, ये शायद फाइटर है, सुमित ने कहा। जिस तरह आहान ने उसे उठाया था, उसे उसके ऑरा से लग रहा था कि वो एक फाइटर है। फाइटर? विशाल ने आहान को ऊपर से नीचे तक देखा। आहान के शरीर को देखकर ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा था कि वो फाइटर हो सकता है। आप चिंता मत कीजिए, इसे तो मैं 3 मूव्स में हरा दूंगा, विशाल ने कहा। फिर वो आहान के आगे आकर खड़ा हो गया और चुटकी बजाते हुए बोला, 3 मूव। यू विश, आहान ने कहा। तुम अपनी मौत को बुलावा दे रहे हो, विशाल ने गुस्से में लाल होते हुए कहा। विशाल ने पहले कुछ नहीं किया, बल्कि पहले जाकर अपनी जैकेट उतारी। जैकेट उतारते ही विशाल की बॉडी दिखने लगी। आहान के मुकाबले विशाल के मसल्स ज्यादा थे, इसलिए सारी लड़कियां उसे ही देख रही थी और चीयर कर रही थी। गो विशाल, गो विशाल, यू कैन डू इट। विशाल, तुम बेस्ट हो। 3 क्या, तुम इसे एक मूव में भी हरा सकते हो। विशाल उनके ग्रुप में सबसे ताकतवर और पावरफुल था। वो अपने मुक्के और थप्पड़ से बड़े बड़े लोगों को घायल कर सकता था। वो बहुत कम उम्र में ही मिलिट्री अकेडमी में चला गया था और वहां से ट्रेन होकर आया था। विशाल ने अपना पैर पटका और आहान पर अटैक किया। आहान ने उसे रोका नहीं और उसके एक पंच की वजह से नीचे गिर गया। सब विशाल को चीयर करने लगे। उधर ये देखकर कनक हैरान रह गई। आहान ने अटैक से बचने के लिए कुछ किया क्यों नहीं? आहान के दिमाग में तो कुछ और ही चल रहा था। उसने विशाल का पहला मूव गिना, 1। फिर विशाल ने आहान के पीठ पर किक किया। आहान ने अभी भी कुछ रिएक्ट नहीं किया। वो मार्शल आर्ट एक्सपर्ट था और इसे डर नहीं हो रहा था। आहान ने फिर से गिना, 2। अब इससे पहले विशाल अपना तीसरा मूव कर पाता, आहान ने अपना अटैक किया। एक क्रैक की आवाज के साथ ही विशाल के पैर की हड्डी टूट गई। किसी को समझ नहीं आया कि वहां क्या हो रहा था। विशाल वहीं बैठ गया और दर्द के मारे चिल्लाने लगा। आहान उठा और उसने अपने कपड़े झाड़े और विशाल का कॉलर पकड़कर उसे उठाया। इसके बाद उसने विशाल को धक्का दिया और विशाल कटी पतंग की तरह कुछ मीटर दूर जाकर गिरा। सब हैरान रह गए। विशाल के 2 मूव्स के बाद भी आहान को दर्द नहीं हो रहा था और उधर आहान के एक मूव की वजह से विशाल की आंखों में आंसू आ गए थे। विशाल हार गया। हम सब में विशाल सबसे स्ट्रांग था और अब वो ऐसे पड़ा है। सब आपस में बात करने लगे। अगर आहान ने विशाल को ऐसे हरा दिया था तो उनमें अब कोई ऐसा नहीं था जो उससे फाइट कर सके। अगर वो सब साथ मिलकर भी आहान पर अटैक करते तब भी वो उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते थे। उधर कनक ये सब देखकर मन ही मन में मुस्कुरा रही थी।
लगता है यंग मास्टर नवीन को फोन लगाना ही पड़ेगा, सुमित ने चिल्लाते हुए कहा। नवीन कुछ दिन पहले हुई कार रेस से हारने की वजह से बहुत परेशान था, इसलिए वो पहले उसे और परेशान नहीं करना चाहते थे, पर अब बात उनकी इज्जत पर आ गई थी। उसे हान से कुछ भी करके बदला लेना था। ओह माय गॉड भाई। सुमित भाई, यंग मास्टर नवीन कुछ दिनों से परेशान है, अगर उनको ऐसा कॉल किया तो वो गुस्सा हो जाएगी, किसी ने कहा। मैं यंग मास्टर नवीन का गुस्सा सहन कर लूंगा और सबक सिखा कर रहूंगा इसे, सुमित ने कहा। ठीक है, उस लड़के ने फिर से कहा। सुमित ने नवीन को कॉल लगाया, जो इस वक्त एक क्लब में किसी लड़की के साथ रोमांस कर रहा था। क्या हुआ? मैंने कहा था ना कि जब तक इमरजेंसी ना हो मुझे फोन मत करना, नवीन ने चिढ़ते हुए कहा। सॉरी मास्टर नवीन, पर बहुत जरूरी काम था। बोलो क्या हुआ? यंग मास्टर, यहाँ किसी लड़की ने मेरे कार को तोड़फोड़ कर दिया है, उसके साथ एक लड़का भी है, सुमित ने कहा और सारी बात बता दी। सिर्फ इतना ही नहीं, उसकी वजह से विशाल के पैर की हड्डी भी टूट गई, ये भी बताया। विशाल घायल हो गया? तुमने उस लड़के का बैकग्राउंड चेक किया? नवीन ने हैरान होते हुए पूछा। नहीं, सुमित ने जवाब दिया। स्टूपिड, तुम रुको, वही मैं अभी आता हूँ, नवीन ने कहा और फोन रख दिया। फिर उसने उस लड़की से कहा, तो इंतजार करो मेरा, मैं अभी आता हूँ। मैं भी चलूंगी, उस लड़की ने कहा। ओके, नवीन ने जवाब दिया। इस लड़की की वजह से ही नवीन आउटर रीज रोड पर हुई उसकी बदनामी को भुला पा रहा था। क्या होगा जब नवीन को पता चलेगा कि वो लड़का और कोई नहीं बल्कि हानि है? कोई और है जिससे मुझसे फाइट करना है, या मैं जाऊं यहाँ से? आहान ने पूछा। अभी रुको, यंग मास्टर नवीन आते ही होंगे, वो तुम्हें सबक सिखाएंगे। अच्छा, उसे भी आ जाने दो, आहान ने कहा। अभी तो तुम इतना एटीट्यूड दिखा रहे हो, जब वो आएंगे ना तब देखेंगे कितना एटीट्यूड दिखा पाओगे या नहीं, सुमित ने कहा। ठीक है, देखते हैं। सुमित को लगा था कि यहाँ नवीन को लेके उसके कॉन्फिडेंस को देखकर थोड़ा तो घबराएगा, पर ऐसा भी नहीं हुआ। आहान भी सोच रहा था कि विशाल की ऐसी हालत देखकर सुमित में अकल आ गई होगी, पर सुमित पर बदले का भूत सवार था। आहान को किसी भी तरह की मुसीबत से डर नहीं लगता था, वो सबसे बहुत आसानी से डील कर सकता था। कुछ ही देर में वहां 5-6 SUVs आई, उनमें से हट्टे कट्टे लोग निकले जो बॉडीगार्ड्स और फाइटर्स थे। उनके एक्सप्रेशन और शरीर को देखकर साफ पता चल रहा था कि वो बहुत सालों से फाइट कर रहे थे। उनके कार से निकलने के बाद एक आदमी ने सिल्वर कलर का एक बॉक्स जमीन पर पटका। उस बॉक्स में बहुत सारे हथियार थे, जैसे चाकू, कुल्हाड़ी वगैरह। ये सब हथियार देखकर सुमित और उसके दोस्त घबरा गए। उन्होंने भी बहुत फाइट किया था, पर कभी ऐसे हथियारों का इस्तेमाल नहीं किया था। कुछ मिनट बाद वहां एक सफेद रंग की लैम्बोर्गिनी आई और उसमें से नवीन और उसकी गर्लफ्रेंड निकले। उसकी गर्लफ्रेंड ने नवीन का हाथ पकड़ा हुआ था और सब लोगों को जज करते हुए वो प्राउडली चल रही थी। यंग मास्टर नवीन, सबने गर्दन झुकाकर उसे ग्रीट किया और इसके लिए रास्ता बनाया। जब वो सुमित के पास पहुंचे तब उसने पूछा, बोलो कौन है वो जिसने तुम्हें परेशान किया है? नवीन अपने साथ लगभग 20 फाइटर्स को लेके आया था। उनमें से कुछ आर्मी से रिटायर हो चुके थे और बहुत ताकतवर थे, वो किसी को भी हरा सकते थे। उधर सुमित ने आहान की तरफ इशारा करते हुए कहा। नवीन ने जैसे ही उस तरफ देखा जहां सुमित ने इशारा किया था, उसका शरीर जम गया था। उसे ऐसा देखकर सुमित ने हैरानी से पूछा, यंग मास्टर नवीन, क्या हुआ? क्या ये वही है जिसमें तुम्हें परेशान किया था? नवीन ने पूछा। यंग मास्टर नवीन, आप इसे जानते हैं? सुमित ने पूछा। सुमित को लग रहा था कि नवीन और आहान दोनों एक दूसरे को सिर्फ जानते हैं, बल्कि कुछ और भी बात थी। पर नवीन मन ही मन में सोच रहा था, मैं इसे अच्छे से जानता हूँ, जिसकी वजह से ही मेरी बदनामी हुई। मैंने जिंदगी में इतना छोटा कभी महसूस नहीं किया जितना उस दिन कर रहा था। भले ही सुमित को गुस्सा आ रहा था, पर उसने अपना आपा खोया नहीं था। वो जानता था कि आहान की कोई औकात नहीं है। उसके अलावा वो जानता था कि आहान का बैकग्राउंड भी बहुत खतरनाक है, तभी तो रेड्डी परिवार को भी उसके सामने झुकना पड़ा था। नवीन अभी भी सोच रहा था कि वो आहान से कैसे डील कर सके, जिसकी वजह से उन दोनों को कोई प्रॉब्लम ना हो। तभी उसके साथ जो लड़की आई, उसने कहा, क्या बकवास कर रहे हो तुम? नवीन ऐसे लड़कों को कैसे जान सकता है? हुलिया देखा है इसका? इस लड़की का नाम लावण्या था।
लावण्य की ये बात सुनकर सबने चैन की सांस ली। तुम इसे यहाँ खड़े खड़े देख क्या रही हो? अटैक करो इस पर, लावण्य ने कहा। लावण्य इस वक्त बहुत प्राउड फील कर रही थी कि नवीन के साथ थी वो। उसे अपना स्टेटस दिखाने का एक मौका मिला था जिसे वो किसी भी कीमत पर खोना नहीं चाहती थी। उसने नवीन की तरफ देखा जो इस वक्त बहुत हैरान और परेशान था। जैसे ही सब आहान पर अटैक करने के लिए आगे बढ़े, नवीन ने चिल्लाकर कहा, रुक जाओ। सब वहीं रुक गए। वहां जितने भी लोग थे सब हैरान थे, क्योंकि नवीन ने बहुत गुस्से में उन्हें रुक जाने के लिए कहा था। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसने ऐसा क्यों किया था। नवीन क्या हुआ? इससे पहले लावण्य अपना सवाल करके पूछ पाती, नवीन ने उसे एक थप्पड़ मारा। इससे लावण्य का मुंह खुला का खुला रह गया। तुम कौन होती हो यंग मास्टर पर अटैक करने वाली? नवीन ने गुस्से में कहा। यंग मास्टर? सब हैरान हो गए थे। नवीन ऐसे इंसान को यंग मास्टर क्यों बोल रहा था? लावण्य को भी बहुत गुस्सा आ रहा था क्योंकि नवीन एक फटीचर के लिए उसे थप्पड़ मार रहा था। नवीन आहान के पास गया और अपना सर झुकाते हुए बोला, यंग मास्टर, मुझे माफ कर दीजिए। ये सब नादान है और इनसे गलती हो गई है। मैं इन्हें सजा दूंगा। और रही बात लावण्य की, तो वो कुछ समझती नहीं है, इसलिए उसने ऐसा किया। सुमित के लिए ये एक्सेप्ट कर पाना मुश्किल था कि ये हो रहा था। नवीन किसी को देखकर इतने घबराकर उससे बात कर रहा था, और इतना ही नहीं, अब वो किसी के आगे झुक गया था। तुम खड़ी खड़ी देख के रही हो, आओ माफी मांगो, नवीन ने लावण्य से कहा। लावण्य को कुछ समझ नहीं आया, पर फिर भी वो नवीन की बात टाल नहीं सकती थी। उसने आहान से माफी मांगी। आई एम सॉरी स्टूपिड गर्ल। ऐसे माफी मांगोगी तुम यंग मास्टर से? ढंग से बोलो, नवीन ने गुस्से में कहा और लावण्य को आहान के सामने झुकने पर मजबूर कर दिया। लावण्य बहुत सेंसिटिव थी, इसलिए नवीन के प्रेशर की वजह से उसे बहुत दर्द हो रहा था। उसने दर्द में रोते हुए आहान से अच्छी से माफी मांगी। सॉरी यंग मास्टर, मुझसे गलती हो गई, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। तुम्हारे सॉरी का मैं क्या करूं? आहान ने कहा। यंग मास्टर, अगर आप चाहते हैं तो मैं आपके साथ एक रात बिता सकती हूँ, या नवीन लावण्य की तरफ इशारा करते हुए कुछ बोलना चाहता था, पर आहान ने पहले ही कहा, शराब। आहान के चेहरे पर घिन थी। तुम्हारी सोच बहुत ही घटिया और बेकार है। सबकी सोच को ऐसा समझने की गलती मत किया करो, आहान ने कहा। यंग मास्टर, मैं अपनी गलती सुधारने के लिए क्या कर सकता हूँ? नवीन ने पूछा। मेरी दोस्त की कार को देख रहे हो? इन बेवकूफों की वजह से इसकी क्या हालत हो गई है, आहान ने कहा। यंग मास्टर, कार कहाँ है? मैं उनके लिए नई कार ले आऊंगा, नवीन ने शर्मसार होते हुए कहा। इतनी महंगी कार तुम अफोर्ड नहीं कर पाओगे, एक जानी पहचानी आवाज ने कहा। बिना देखे ही नवीन जानता था कि यह आवाज कनक की थी। वहां पर इतना कुछ चल रहा था कि नवीन का ध्यान कनक की तरफ गया ही नहीं। कनक भी चुपचाप बस तमाशा देख रही थी। मिस कनक, नवीन ने कहा। नवीन कनक के बारे में अच्छी से जानता था। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि सुमित और उसके साथी कनक को परेशान कर सकते हैं। कनक के बारे में तो पूरा शिमला जानता था। मेरी कार कस्टम मेड है और इसमें बहुत सारे मॉडिफिकेशंस हैं। ये कार करीब 50 लाख की है। क्या तुम मुझे इतनी महंगी कार खरीद कर दे सकते हो? कनक ने कहा। नवीन की जुबान लड़खड़ाने लगी। वो नवीन एक ही झटके में इतने रुपए खर्च नहीं कर सकता था। उसके पास इतनी अथॉरिटी नहीं थी। अगर वो ऐसा करता तो शायद उसके पास फ्यूचर के लिए कुछ नहीं बचता। जब कनक ने देखा कि उसके पास कोई जवाब नहीं है, तब कनक ने कहा, अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें माफ कर दूंगी, पर उससे पहले इन सबको मेरे लिए डांस करना होगा। इतना कहकर कनक मुस्कुराने लगी। सब लोग हैरान थे। सबके दिमाग में यही बात चल रही थी कि आखिर कनक का दिमाग किस तरह चलता है। जो लड़की कुछ भी करवा सकती थी वो सबसे डांस करवाना चाहती है। आहान के चेहरे पर भी ये बात सुनकर हंसी आ गई। डांस? सुमित ने पूछा। हाँ, कोई प्रॉब्लम है? कनक ने पूछा। अब नहीं। सुमित के पास इसके अलावा और कोई जवाब नहीं था। वो नहीं जानता था कि अगर उसने डांस करने से मना कर दिया तो फिर कनक क्या करने को बोलेगी। उसकी नजर में कनक पागल थी। सुमित और उसके बाकी साथी नाचने लगे। किसी ने सोचा नहीं था कि एक दिन अमीर बाप की ये बिगड़ी औलाद रोड पर डांस करेंगी। वहां मौजूद टूरिस्ट रुक रुक कर उनके वीडियोस बनाने लगे और जोर जोर से हंसने लगे। आहान के चेहरे पर एक सार्कास्टिक स्माइल थी।
वो जानता था कि सुमित और उसके साथी ये दिन कभी नहीं भूलेंगे। जब आहान और कनक का मन भर गया तब दोनों कार में बैठ गए। कनक का मूड खराब हो गया था। अब भी घूमना है? आहान ने पूछा। नहीं, कनक ने कहा। तो फिर अब तो शनाया के बारे में बता दो, आहान ने कहा। मुझे नहीं पता, कनक ने कहा। आहान ने कुछ नहीं कहा और लंबी सांस ली। मैं बाहर जा रही हूँ, तुम चलोगे मेरे साथ? कनक ने कहा। मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं है, आहान ने कहा। आहान जानता था कि कनक को शनाया के बारे में कुछ ना कुछ जरूर पता है। वो बस उसकी पेशेंस टेस्ट कर रहा था। गुड, कनक ने खुश होते हुए कहा। मॉल रोड बहुत ही पॉपुलर था, इसलिए वहां पर बहुत सारे बार्स थे। कनक और आहान एक बार में घुसे। आहान को वहां पर बहुत अजीब लग रहा था। वहां लाइट्स बहुत डिम थी और म्यूजिक बहुत लाउड था। लड़के और लड़कियां पागलों की तरह डांस कर रहे थे। इन सब के बीच कनक बहुत शांत थी। आहान और कनक एक टेबल देखकर बैठ गए और कनक ने 2 ड्रिंक्स ऑर्डर की। दोनों आमने सामने बैठे थे। कनक ने आहान की तरफ ड्रिंक्स पास की और उसे घूरने लगी। फिर अचानक से वो आगे आई और पूछा, आहान, क्या मैं खूबसूरत हूँ? आहान मानना तो नहीं चाहता था, पर कनक खूबसूरत तो थी। शनाया से थोड़ी कम वो थी। कौन ज्यादा खूबसूरत है, मैं या शनाया? कनक ने पूछा। तुम जवाब जानती हो, आहान ने कहा। मैं तुमसे सुनना चाहती हूँ, कनक ने आहान की ओर करीब आते हुए पूछा। शनाया। आहान ने एक पल के लिए भी नहीं सोचा और जवाब दे दिया। आहान की नजर में शनाया से ज्यादा खूबसूरत कोई नहीं था। कनक पीछे ही हुई और उसने एक बार में अपनी ड्रिंक खत्म कर दी। वहीं शगुन और उसकी कुछ दोस्त ड्रिंक कर रहे थे। शगुन, वो तुम्हारी फैमिली का घर जमाई है ना, जिसकी शादी शनाया से हुई है? शगुन की दोस्त ने कहा। क्या बकवास कर रही हो तुम टुप्पी, वो यहाँ कैसे आ सकता है? शगुन ने कहा। शगुन, मैं उसे अच्छे से पहचानती हूँ। पिछली बार जब मैं तुम्हारे बर्थडे पर रेस्टोरेंट आई थी तब तुम सब एक टेबल पर बैठकर ही खाना खा रहे थे और घर के नौकरों के साथ खाना खा रहा था वो, तृप्ति ने कहा। तृप्ति की यह बात सच भी थी। कहाँ है वो? शगुन ने पूछा। वहां देखो, तृप्ति ने इशारा करते हुए बोला। जब शगुन ने उसकी तरफ देखा तो उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। वो आहान ही था। उसके साथ जो लड़की है वो शनाया तो नहीं लग रही, तृप्ति ने कहा। वो शनाया है भी नहीं, शगुन ने मुस्कुराते हुए कहा। शगुन को उम्मीद नहीं थी कि आहान इतनी रात को किसी और लड़की के साथ बार में ड्रिंक करने आएगा। तो ये शनाया को धोखा दे रहा है? तृप्ति ने पूछा। मुझे इस शनाया का रिएक्शन देखना है जब उसे इस बारे में पता चलेगा, शगुन ने कहा। इतना कहकर उसने अपना फोन निकाला और सब कुछ रिकॉर्ड करने लगी। शगुन को लग रहा था कि आहान और शनाया की वजह से ड्यूल कंस्ट्रक्शन में प्रॉब्लम्स आ रही है। ड्यूल कंस्ट्रक्शन को भले ही स्प्रिंग कॉर्पोरेशन प्रोजेक्ट वापस मिल गया था, पर फिर भी उनके प्रॉफिट से ही बढ़ रहे थे। शगुन की पीएम उसे छोड़कर जा रहे थे। वो काम को लेकर बहुत परेशान थी और मन हल्का करने के लिए वहां बार में आई थी। उसे कहा पता था कि वहां उसे इतनी मसालेदार खबर मिलेगी कि आहान शनाया को चीट कर रहा था। इतने सालों से आहान ने कभी ऐसा नहीं किया था। मजा आएगा, देखता है शनाया इन वीडियोस को देखकर कैसे रिएक्ट करती है, शगुन ने कहा। दूसरी तरफ कनक ने अब आहान को सब बताना शुरू कर दिया। कोई शनाया को किडनैप करने की कोशिश कर रहा है क्या? आहान ने पूछा। कोई शनाया को किडनैप करने की कोशिश कर रहा है? हाँ, कनक ने कहा। यह बात सुनकर आहान का दिल बैठ गया। वो जानता था कि कनक की खबर गलत नहीं हो सकती। भले ही वो बहुत सालों से शांत है, पर शिमला शहर में उसकी बहुत चलती है। कौन है वो जो शनाया को किडनैप करना चाहते हैं? आहान ने पूछा। आहान का पहला शक शौर्य था, पर अभी शनाया को किडनैप करने की कोई वजह नहीं थी। कुछ गुंडा है जो शनाया को किडनैप करना चाहते हैं, कनक ने कहा। यह सुनकर राहुल और भी ज्यादा कंफ्यूज हो गया। भला कुछ गुंडे क्यों शनाया को किडनैप करना चाहेंगे? शनाया को आखिर किससे खतरा था? गाइस, अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करो, क्योंकि आगे जो नेक्स्ट एपिसोड्स आने वाले हैं सच में कतई नेक्स्ट लेवल होने वाले हैं। शायद ही आपने सोचा होगा कि आगे स्टोरी कुछ इस लेवल पे भी जा सकती है, क्योंकि आगे के जो एपिसोड्स है सच में मजा आ जाएगा देखकर, दिमाग घूम जाएगा। कुछ कैरिंग होंगे तो कुछ हार्ट टचिंग होंगे और कुछ डेयरिंग होंगे, क्योंकि मजा आने वाला गाइस आगे के एपिसोड्स में सच में, क्योंकि आगे जो एपिसोड्स है वो नेक्स्ट लेवल
जाने वाले और आगे जो भी होगा सच में मजा आएगा देखकर। तो गाइस अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर देना एंड कमेंट कर देना आगे के एपिसोड्स देखने के लिए। यार तुम लोग कमेंट नहीं करते, कमेंट जरूर से करना, ठीक है, क्योंकि यार मजा आता है यार मेरे को कमेंट पढ़ने में। तो प्लीज यार कमेंट करना एंड चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक कर देना। और गाइस लेकर आ रहे हैं नेक्स्ट एपिसोड, मजा आ जाएगा उसे देखकर। तो गाइस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।